नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग सेशन में। आज अपना पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में पॉलिटी क्रैश कोर्स पार्ट 3 है। अब तक हम पॉलिटी का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। पहले लेक्चर में मैंने पॉलिटी का इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बाद में पॉलिटी का क्रैश कोर्स पार्ट 1 आया था, उसके बाद में क्रैश कोर्स पार्ट 2 और उसके बाद में आज पॉलिटी का क्रैश कोर्स पार्ट 3 है। इस वाले लेक्चर में हम संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 2-3 पार्ट में मैं आपको संविधान का बेसिक समझा चुका हूँ। शुरुआत में मैंने ये बताया था कि संविधान क्या होता है। ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर हो, यानी समान हो, संविधान होता है। ठीक है। अगर उन कानूनों को एक पुस्तक में लिख दिया जाए, सारे कानूनों को, तो उसे संविधान बोला जाता है। संविधान के पहले क्रैश कोर्स वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि भारत का जो संविधान है उसके शुरुआत में 22 भाग थे, बाद में उन्हें 25 भागों में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था अनुच्छेद कुल मिलाकर 395 थे, अभी करीब 495 के आसपास हो गए हैं। लेकिन वास्तविकता में अब भी अगर नंबर पूछा जाए तो अनुच्छेदों की संख्या 395 है। उसके बाद में मैंने बताई थी 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना था तब, और आज के समय पे 12 अनुसूचियां हैं। परिशिष्ट 5 और आज भी 5 परिशिष्ट हैं। ये मैं सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। परिचय बताया था मैंने संविधान का। उसके बाद में प्रस्तावना प्रस्तावना को बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से समझाया था। हर शब्द को डिटेल में समझाया था मैंने। संप्रभु का मतलब समझाया था, धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझाया था, पंथ निरपेक्ष का, समाजवाद का मतलब समझाया था, लोकतंत्र का, गणतंत्र का, यानी SSDR, ये भारत के मैंने बताए आदर्श मैंने बताए थे। उसके बाद में फिर जो आकांक्षाएं बताई थी, न्याय, समानता, बंधुत्व, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें आपको आकांक्षाएं भी बताई थी, ये प्रियम्बल में है। प्रियम्बल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था मैंने आपको। उसके बाद में हम चले गए थे संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। संविधान में बताया था कि आयरलैंड से लिया गया है कुछ हिस्सा, ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, अमेरिका से ली गई है कुछ हिस्सा, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। तो ये मैंने सारी चीज़ें संविधान के जो स्रोत हैं वो बताए थे। उसके बाद में संविधान बनने की प्रक्रिया बताई थी। संविधान चल तो पुराने समय से ही रहा, राजा महाराजाओं के टाइम पे भी कुछ ना कुछ नियम होते थे, लेकिन उनका क्या होता है, कोडिफाइड नहीं होते, पुस्तक में नहीं लिखे होते थे, तो उन्हें संविधान नहीं बोला जाता था। शुरुआत जो हुई है सन 1773 में हुई है। सन 1773 में चार्टर एक्ट आया था। बंगाल में शासन करने के लिए अंग्रेजों के चार्टर एक्ट आया था। तो संविधान की पहली अगर सीढ़ी मानी जाएगी तो सन 1773 का चार्टर एक्ट माना जाएगा। उसके बाद में मैंने संविधान का ढांचा बताया था, भाग, अनुसूचियां, परिशिष्ट, अनुच्छेद सब बताए थे। उसके बाद में संविधान का मूल ढांचा, सिद्धांत बताया था, प्रमुख अनुच्छेद बताए थे, और मैंने ये सारा कुछ कवर किया था। मूल अधिकारों को डिटेल से समझाया था। शुरुआत में संविधान की कुछ विशेषताएं बताई थी। ठीक है। तो ये अपना पार्ट 1 और 2 में मैं आपको कवर कर चुका हूँ। मैं चाह रहा था कि इसे पार्ट 3 और 4 में कवर कर दूं, पूरा संविधान को 2 पार्ट में और बना लूं, लेकिन मैं चाहते हुए भी इतने कम टाइम में या इतने छोटे से टाइम में इसे कवर नहीं कर पाता। तो मैंने इसे 2 पार्ट की बजाय 4 पार्ट बना दिए हैं अभी आगे से। तीसरे पार्ट में मैं कार्यपालिका के बारे में बात करूंगा और उसके साथ में न्यायपालिका के बारे में बात करूंगा। कार्यपालिका दोनों होगी, राज्य की कार्यपालिका और केंद्र की कार्यपालिका। न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, तो उसे एक साथ में कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद में चौथे पार्ट में मैं व्यवस्थापिका की बात करूंगा, यानी लेजिस्लेचर की बात करूंगा। जो संसद होती है, लोकसभा, राज्यसभा, और दोनों ही तरीके की व्यवस्थापिका, यानी केंद्र के लेवल पे जो व्यवस्थापिका है और दूसरा राज्य के लेवल पे जो व्यवस्थापिका है। ठीक है। और उसी पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में ही स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस की बात करूंगा, और जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो किस तरीके से चलता है, इसके बारे में बात की जाएगी। पार्ट 5 में ये कवर हो जाएगा अपना न्यायपालिका, कार्यपालिका और पहला पहला जो व्यवस्थापिका, ये कवर हो जाएगा। तो उसके बाद में पार्ट 5 में लास्ट में अनुच्छेद नंबर 200-250 के बाद में कुछ एक स्पेशल अनुच्छेद बच जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी कैसे बनता है, आरपीएससी कैसे बनता है, यानी संवैधानिक संस्थाएं बहुत सारी, वित्त आयोग वगैरह, इस तरीके से उन सब के बारे में देखेंगे कि उनके जो चीफ होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल क्या होता है, इस तरीके से देखेंगे। भाषाओं के बारे में देखेंगे, अनुच्छेद 340 के आसपास में भाषाओं के बारे में वर्णन है। उसके बाद में आपातकाल के जो उपबंध हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं 352 से 360, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष प्रावधान आर्टिकल नंबर 370 है। उसके अलावा संविधान संशोधन 368 है, और संघीय ढांचा, ये इस तरीके से हम देंगे। और पार्ट 6 में पुरानी ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैंने इन तीनों पार्ट में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, मतलब एक तरीके से मान सकते हो क्रैश कोर्स की बजाय पूर्ण कोर्स भी है, फुल सिलेबस भी है।
ठीक है। लेकिन प्री होने के बाद में मेंस के टाइम हो सकेगा तो मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में एक एक घंटे डेढ़ घंटे डिटेल में एनालिसिस करके भी पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी क्रैश कोर्स है, प्री एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है तो मैं ज़्यादातर चीज़ इस तरीके से भी कवर कर लूंगा कि मेंस एग्जाम भी कवर हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर जो है वो अपना कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी देश की सरकार हो उसके नॉर्मली तीन स्तंभ होते हैं। सरकार जो होती है उसके तीन स्तंभ होते हैं। ठीक है, पहला जो मैंने बताया था वो बताया था आपको कि व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका यानी कानून बनाने का काम जो करेगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा आपको बताया था न्यायपालिका। न्यायपालिका को जुडिशियरी बोलते हैं और कार्यपालिका को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, व्यवस्थापिका काम करती है कानून बनाने का। कोई भी देश है, ये देश है इस तरीके से, इसमें 100 लोग रह रहे हैं, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग होंगे। इन लोगों में आपस में झगड़ा ना हो, फिक्स कुछ रूल बनाने जरूरी हैं। उन रूल्स को बनाने के लिए एक व्यवस्थापिका की जरूरत होती है, यानी संसद वगैरह या कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अपने गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होती है। राज्य के लेवल पे राज्य विधानमंडल होता है कानून बनाने के लिए। देश के लेवल पे संसद होता है, और पूरे विश्व के लेवल पे यूनाइटेड नेशंस एक असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल महासभा होती है। तो वो विश्व के लेवल पे कानून बनाती है ताकि सभी देश आपस में ना लड़ें। अगर लड़ें तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन होगा। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बनाता है, ग्राम पंचायत गांव के लेवल पे कानून बनाती है। तो इसमें से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं संसद में या ग्राम पंचायत में या विधानमंडल में आकर के बैठेंगे और क्या बनाएंगे, कानून। कानून बनाना किसका काम हो गया, व्यवस्थापिका का, लेजिस्लेचर का। उसके बाद में कार्यपालिका, कानून तो बना लिए, अब कानून बनाने के बाद में इन कानूनों का इंप्लीमेंटेशन कराना है। दूसरा काम होता है कानूनों का इंप्लीमेंटेशन कराना, यानी कानूनों का क्रियान्वयन कराना। चलो कानून तो बना दिया कि चलो ऐसे कानून बना दिया, दहेज वाला कानून बना दिया कि दहेज उत्पीड़न निवारण का जो कानून है वो बना दिया। ठीक है, अब इस कानून को पालन करवाना है। अब पालन, ये तो व्यवस्थापिका, इसने तो कानून बनाने का काम किया है, अब पालन कराने का काम कौन करेगा, उसके लिए बनाई जाती है कार्यपालिका, कि ये लोग कार्यपालिका जो वाले लोग हैं वो कानून का पालन करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें दो तरीके की कार्यपालिका होती है। एक तो होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। एक बार दोबारा समझाता हूं मैं आपको। कानून बन गया, संसद ने कानून बना दिया, राज्य विधानमंडल जिसने भी कानून बनाया वो कानून बन गया। अब कार्यपालिका का काम क्या है, उन कानूनों का क्रियान्वयन कराना जीरो लेवल पे, यानी निम्नतर स्तर पे, गांव के लेवल पे उन कानूनों का क्रियान्वयन कराना। उसके लिए ये बना दिया। ठीक है, कार्यपालिका दो तरीके की होगी, दो तरीके की। जैसे पहले नंबर पे होती मैंने बताई थी स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, और एक होगी अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में जो होंगे वो राजनीतिक होगी, और स्थायी जो होगी प्रशासनिक होगी, प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, और इधर की साइड में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। प्रशासनिक कार्यपालिका यानी कि जो सरकारी कर्मचारी जितने भी होते हैं वो सब प्रशासनिक कार्यपालिका के अंदर आते हैं। आईएएस वगैरह जो होते हैं, आरएएस वगैरह जो होते हैं, उसके अलावा जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी आप देखते हो, पुलिस के अंदर कोई कार्य कर रहा है, टीचर जॉब में अगर कोई है, क्लर्क के रूप में कोई भी कार्य कर रहा है, वो सरकार का हिस्सा होते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका के रूप में। वो उन कानूनों का क्रियान्वयन करवाने के लिए बने होते हैं। ठीक है, जो भी सरकारी जॉब है, जो भी सरकारी कर्मचारी है, वो किसका हिस्सा हो जाएगा, प्रशासनिक कार्यपालिका का। यानी ये स्थायी होते हैं, एक बार एग्जाम में उत्तीर्ण होने के बाद में अगर परीक्षा में पास हो गए तो उसके बाद में ये स्थायी रहेंगे जब तक का उनका नियम होता है 60 वर्ष या 65 वर्ष, इस तरीके से जो जो भी जॉब हो उस हिसाब से। ओके, और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ये वाले तो क्या है कि स्वयं के विवेक का ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते, बट ये जो होते हैं जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, तो ये जो निर्देश देते हैं उनका पालन ये प्रशासनिक कार्यपालिका वाले करते रहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और जितने भी मंत्रिपरिषद है, जो कुछ समय के लिए यानी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, अस्थायी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो इसे बोला जाता है राजनीतिक कार्यपालिका यानी पॉलिटिकल। ठीक है, इस कार्यपालिका में लोग आते हैं, या तो नॉर्मली मंत्रिपरिषद आती है, वो कार्यपालिका के अंतर आती है, मंत्रिपरिषद। ठीक है, जितने भी प्रधानमंत्री होगा उसके साथ में बहुत सारे मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का आगे टॉपिक है, मैं उसमें क्लियरली समझाऊंगा। तो कार्यपालिका दो तरीका की रहेगी, स्थायी कार्यपालिका
और अस्थायी कार्यपालिका। उसके बाद में आता है जुडिशियरी सिस्टम। इन्होंने कानून बना दिए, इन्होंने कानूनों का पालन करवा दिया। अब जुडिशियरी का काम क्या है, ये देखना कि क्या कानूनों का पालन सही हुआ या नहीं हुआ। भाई बड़े लेवल पे कानून बन गए, ग्रास जो ग्राउंड लेवल है, ग्रास रूट लेवल है, नीचे का जो लेवल है, उस पर जरूरी थोड़ी है कानूनों का पालन हुआ हुआ नहीं हुआ हो। वहां पे हो सकता है भ्रष्टाचार चल रहा होगा। तो इनमें से जो सामान्य जो नागरिक होंगे उनकी शिकायतों को देखने के लिए कौन है, न्यायपालिका है। यानी कार्यपालिका सही काम कर रही है या नहीं कर रही, इसको चेक कौन करेगा, न्यायपालिका। यानी कानूनों की समीक्षा कौन कर रहा है, कानूनों की समीक्षा कर रहा है, ठीक है, रिव्यू कर रहा है कानूनों का, वो कौन कर रहा है, न्यायपालिका। ये भी देख सकता है कि विधायिका ने या व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है वो सही है या गलत है। हो सकता है कि कुछ एक कानून जो होते हैं संविधान के खिलाफ हो सकते हैं, संविधान के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो कानून अगर गलत है, संविधान के हिसाब से सही नहीं है, तो न्यायपालिका उस कानून को हटा सकती है, ठीक है। जैसा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो आया था NJAC, वो की व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया कानून था, जिसे न्यायपालिका के द्वारा रद्द कर दिया गया, ठीक है। चलो, ये 3 तरीके की समझ में आई। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा कार्यपालिका पर कवर है, पूरा का पूरा कार्यपालिका। और कार्यपालिका का जो लेवल मैंने बताया था 2 तरीके से चलेगी अभी, एक होगा केंद्र के लेवल पे और एक होगी राज्य के लेवल पे। केंद्र के लेवल पे कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव का प्रमुख होता है केंद्र के लेवल पे। और राज्य के लेवल पे जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर, और राष्ट्रपति को बोलते हैं प्रेसिडेंट, ये होता है गवर्नर, ठीक है। कहने को संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है, कहने को तो संविधान के अनुसार ये जो अपना केंद्र वाले राष्ट्रपति हैं ये पूरी कार्यपालिका के प्रमुख हैं, और कहने को राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख जो हैं वो राज्यपाल हैं। लेकिन इनकी सहायता के लिए हमारे संविधान में कानून बनाया गया है, इनकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो PM होगा केंद्र के लेवल पे। राज्य के लेवल पे जो मंत्रिपरिषद होगी उसका जो मुखिया होगा वो CM होगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति ये दोनों इनकी ही सलाह के अनुसार काम करेंगे, यानी CM जो करेगा वो राज्यपाल को सलाह देगा और राज्यपाल को CM का कहना मानना पड़ेगा। ऐसे ही PM जो कहेगा राष्ट्रपति से तो वो राष्ट्रपति को कहना मानना पड़ेगा। तो एक 2 तरीके से प्रमुख हुए। एक तो संवैधानिक प्रमुख जो है, अगर एग्जाम में पूछा जाए भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। कौन है वास्तविक प्रमुख, प्रधानमंत्री। ऐसे ही राज्य के लेवल पे कहने को संविधान के अनुसार कौन है, राज्यपाल, लेकिन वास्तविक कौन है, CM है। ओके, तो अब मैं शुरू करता हूं यहां से, राष्ट्रपति से शुरू करता हूं। राष्ट्रपति के बारे में बताता हूं कि संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस लेक्चर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 PDF लिंक मिलेंगे। एक में तो आज का जो लेक्चर है उसका का पूरा डिटेल वाला जो मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। दूसरा, कुल मिला के 395 अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों को लिस्ट वाइज मैंने एक PDF में डाला हुआ है, और उनमें जो इंपॉर्टेंट हैं उन पर टिक लगाया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों की लिस्ट वाला PDF भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोनों आप डाउनलोड कर लेना, पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स बना रहे हो साथ में तो नोट्स अभी बना लीजिए, नहीं बना रहे हो तो वो PDF यूज करना, बहुत अच्छी PDF मैंने बनाई है, ठीक है। तो अभी शुरू करता हूं मैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद में प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद में CM यानी मुख्यमंत्री, ठीक है। ये 5 आज इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति, उसके बाद में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में हम राज्य के लेवल पे चले जाएंगे, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है। किसी भी संवैधानिक पद के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले उस संवैधानिक पद पर निर्वाचित होने के लिए योग्यता देखनी पड़ेगी। पहले नंबर पे योग्यता, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। कोई भी पद हो उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी योग्यता की कौन कौन लोग एलिजिबल हैं उस पद पर जाने के लिए। यानी राष्ट्रपति की बात चल रही है तो कितनी उम्र चाहिए, कहाँ का वो सदस्य होना चाहिए, भारत का नागरिक ही जरूरी है या बाहर का भी बन सकता है, कौन सी सदन का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। पहले नंबर पर आता है योग्यता। योग्यता होने के बाद में चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया में नॉर्मली 2 शब्द आते हैं, चुनाव में 2 शब्द आते हैं। एक आता है निर्वाचक मंडल और दूसरा आता है चुनाव की प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। जैसे कि कहीं पे भी MLA का चुनाव हो रहा है या सरपंच का चुनाव हो रहा है, तो सरपंच के चुनाव में वो सभी ग्रामवासी या ग्राम पंचायत के सदस्य जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं। तो सरपंच के चुनाव में
जो जो निर्वाचक मंडल होगा वो सभी सदस्य जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं वो होंगे। ओके। उसके बाद में चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति का आपने कभी कभी सुना होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोटेबल सिस्टम, इस तरीके से आपने सुना होगा, तो मैं उसे समझाऊंगा आपके लिए कैसे होती है। उसके बाद में चुनाव कराने के बाद में हम शपथ दिलाते हैं कि शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद में हम कार्यकाल की बात करेंगे कि कितने साल तक रहने वाला है उस पद पे। उसके बाद में हम वेतन की बात कर लेते हैं कि उस 5 साल में कितना कितना वेतन मिलने वाला है, और त्याग पत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी पद हो, ये 5 या 6 इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें से एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। पहला योग्यता क्या होनी चाहिए, दूसरा चुनाव प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तीसरा शपथ क्या होनी चाहिए, कौन दिलाएगा शपथ, उसके बाद में कार्यकाल कितने साल का, उसके बाद में 5वां जो है वो वेतन, और 6वां जो है त्याग पत्र। ठीक है। तो अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूं। आर्टिकल 52 उसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संपूर्ण भारत का प्रथम नागरिक होगा। ठीक है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 यानी राष्ट्रपति का अगर पूछा जाए कि इसका जो पद है वो भारत के किस अनुच्छेद के तहत है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो आर्टिकल नंबर 52 आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 52 आपको याद रखना है। देखो इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक से या मतलब कुछ याद करने का तरीका देख लीजिए। 52 नंबर पे तो आते हैं संविधान में कि किस जगह पे किस पद का उल्लेख है। 52 नंबर पे जो है वो प्रेसिडेंट का उल्लेख है, यानी राष्ट्रपति का उल्लेख है। 52 में 11 जोड़ दीजिए, 63 होता है। 63 पे वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख है। ठीक है। और 63 में 11 जोड़ दीजिए तो 74 आता है। तो 74 पे प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख है। पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद बनता है, तो 52 नंबर। पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का पद बनता है, तो 63 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री, तो 74 नंबर। इस तरीके से आपको याद रखना है, बाकी मैं डिटेल में आपको समझाता चलता हूं। पहले राष्ट्रपति के बारे में सभी अनुच्छेदों को देख लेते हैं और कुछ कुछ बातें देख लेते हैं। राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 52, भारत का प्रथम नागरिक होगा, यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन हो गया, राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार प्रधान कौन हो गया, एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान कौन होने वाला है, आगे आने वाले प्रधानमंत्री। ओके, वो वास्तविक प्रधान होंगे, लेकिन संविधान में लिखा है कि कौन प्रधान होगा, तो वो है अपना राष्ट्रपति। उसके बाद में तीनों सेनाओं का सेनापति भी राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का सेनापति, सर्वोच्च सेनापति जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है। कोई भी पद हो उसमें आपको योग्यता, चुनाव, शपथ, कार्यालय, वेतन और त्यागपत्र, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62 तक एक बार मैं क्लियरली बता देता हूं कि क्या क्या है उनमें। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 53 में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का अध्यक्ष बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 54 में कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है उसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे, यानी मतदाता कौन होने वाले हैं, ये बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 55 में निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी, इलेक्ट्रोल का सिस्टम कैसा होगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 56 में पदावधि, कितने साल तक काम कर सकता है राष्ट्रपति, 5 साल का होता है टेन्योर, उससे पहले त्यागपत्र भी दे सकता है या महाभियोग भी चलाया जा सकता है, और उसे री इलेक्ट भी किया जा सकता है। तो री इलेक्ट के लिए यानी पुनः निर्वाचन के लिए अनुच्छेद नंबर 57 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 58 स्क्रीन पर देखते चलिए गौर से। अनुच्छेद नंबर 58 में योग्यताएं बताई गई हैं। अनुच्छेद नंबर 59 में कुछ शर्तें दी गई हैं राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद नंबर 60 में शपथ कौन दिलाएगा और शपथ क्या होगी, ये 60 में। अनुच्छेद नंबर 61 में महाभियोग प्रक्रिया, और 62 में कार्यभाग जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को दी जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो कार्यभाग जिम्मेदारी कौन निभाएगा, वो अपना उपराष्ट्रपति निभाएगा। तो इसमें देखो सर, यह क्या 52 से 62 तक सभी अनुच्छेद रटने हैं क्या, नहीं, कोई भी अनुच्छेद नहीं रटना है। अब 2 अनुच्छेद याद रख लेना। 52 यानी इसमें राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का प्रधान होगा और भारत का प्रथम नागरिक होगा। ठीक है। भारत का जो देश का प्रमुख भी कौन है, राष्ट्रपति, और सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मैं पहले भी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। देश का अगर प्रमुख जनता के द्वारा चुना जा रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, चुन तो जनता ही रही है, नहीं होता। सरकार का प्रमुख अगर जनता चुन रही है तो लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है। तो 52 नंबर आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको 61 नंबर का याद रखना है, महाभियोग वाला। ठीक है, कि महाअभियोग अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद नंबर 61, अनुच्छेद नंबर 52। उसके अलावा आपको किसी भी अनुच्छेद को याद करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। अब आपकी स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पर राष्ट्रपति लगा देता हूं मैं। ठीक है।
उसमें योग्यता भी बताइए। मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है, हैंड रिटन फ्लो चार्ट है, ठीक है, एक एक करके देखते चलना है। इसमें योग्यता बताइए, मैंने योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, उम्मीदवार होने के लिए योग्यता बताइए, उसके बाद में शपथ बताइए, वेतन बताया है, कार्यकाल बताया है, उसके बाद में अगर 5 वर्ष से पूर्व हटना है तो क्या क्या प्रक्रिया है, उसके बाद में कार्य। आपकी पूरी स्क्रीन पर देखेगा, आप इसे गौर से देखना, बहुत गौर से देखना। शुरुआत करता हूं, आपको बिल्कुल लेफ्ट में जो दिख रहा होगा नंबर पे आता है योग्यता कि एलिजिबल कौन कौन हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने के लिए। पहले एलिजिबल होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, निश्चित सी बात है, भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। ओके, दूसरा 35 वर्ष की उम्र पूर्ण होनी चाहिए, तो उम्र इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। उम्र 35 वर्ष पूछ लिया जाता है, काफी बार पूछ लिया जाता है, और मैं आपको 2-3 बार अभी रिवाइज करा दूंगा तो याद हो जाएगी, याद करने में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं इस पूरे लेक्चर में सब चीजों को 2 या 3 बार रिवाइज करा दूंगा, तो कोई भी टॉपिक ऐसा रहेगा जो आपको दोबारा से बार बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, याद हो ही जाएगा, 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा। तो उम्र है 35 वर्ष, 35 वर्ष पूर्ण होने से पहले आप राष्ट्रपति पद के लिए सोच भी नहीं सकते। उसके बाद में लोकसभा एमपी निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का जो एमपी होता है, सांसद होता है, उसके लिए जो कंडीशंस है वो लोकसभा वाले लेक्चर में हम देखेंगे। जब हम व्यवस्थापिका में आएंगे तब लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधान परिषद और लोकल लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे भी देखेंगे, तो उस समय हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। तो लोकसभा एमपी निर्वाचित होने की सदस्यता होनी चाहिए। उसके अलावा कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी या जॉब में नहीं होना चाहिए जिसमें उसकी इनकम और इनकम टैक्स वो बढ़ता होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई पद पे नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यानी वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होता। ओके, लाभ का पद ये होता है, कोई सरकारी जॉब कर रहा है तो उसमें भी लाभ का पद आता है, यानी जिसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उसी के लिए वो डेडिकेटेड रहता है, तो वो लाभ का पद होता है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं उम्मीदवार होने की योग्यता। पहले तो हमने बता दी नॉर्मल योग्यता। अब खड़े होने जा रहे हो आप, इधर देखिए, अगर आप खड़े होने जा रहे हो तो ऐसे नहीं, पहले तो क्या होता था कि कोई भी मुंह उठा के चल दिया, हाँ कि मुझे भी खड़ा होना है, 35 वर्ष हुई, जाओ राष्ट्रपति का फॉर्म भरने चले जाओ, ठीक है। एक व्यक्ति थे, धरती पकड़ नाम था उनका शायद, वो 5-6 बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे, ठीक है, और बोलते भी थे कि मैं जीत जाऊंगा जीत जाऊंगा, लेकिन कभी जीते नहीं, और उनको 2-4 वोट भी नहीं आते थे, लेकिन हर चुनाव में जाके वो खड़े हो जाते थे। तो फिर उसके बाद में कुछ रूल्स बनाए कि उम्मीदवार होने के लिए भी योग्यता बना दो। पहले तो योग्यता क्वालिफाई कर ली, 35 वर्ष ये और वो, अब उम्मीदवार होने के लिए योग्यता क्या बना दो। सबसे पहली बात, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी जो वोट डालने वाले हैं उन चुनावों में, अभी मैं आगे बताऊंगा वोट कौन कौन डालने वाले हैं। लोकसभा के एमपी जो निर्वाचित हैं, राज्यसभा के एमपी जो निर्वाचित हैं, राज्य विधानमंडलों के एमएलए जो निर्वाचित हैं, यानी कोई भी मनोनीत नहीं हो, तो जो निर्वाचित एमपी और एमएलए हैं वो इसमें वोट डालते हैं। तो उसके लिए चाहिए होते हैं 50 प्रस्तावक। प्रस्तावक का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव देने वाला। जैसे कि मान लेता हूं मैं ही अगर राष्ट्रपति चुनाव पे खड़ा होने वाला हूं, तो मुझे 50 एमपी या एमएलए मिला करके साथ में लेके जाना पड़ेगा वहां, और उनसे बुलवाना पड़ेगा कि मैं प्रस्ताव करता हूं, या मतलब वहां पे एफिडेविट लिखवाना पड़ेगा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि इनको राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा किया जाए, ठीक है। 50 हो गए प्रस्तावक, यानी बोलने वाले, प्रस्ताव करने वाले। हम जब शुरुआत में छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो वहां पे कुछ बाल सभाएं होती थी, तो उसमें यही प्रोग्राम होता था कि अगर अध्यक्ष बनाया जा रहा है उस बाल सभा का, तो उससे पहले एक एक या दो स्टूडेंट को क्या करना पड़ता था, प्रस्ताव देना पड़ता था कि सर मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विद्यार्थी को इस बाल सभा का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो प्रस्ताव यानी खड़े होकर बोलना कि इसे, तो उसके लिए राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए। उसके बाद में 50 अनुमोदक। अनुमोदक का मतलब तो मान लो बस ताली बजाने वाले कि हाँ हम भी साथ हैं, इस तरीके से ताली बजाने वाले जो होते हैं, हाँ हाँ ठीक है हम भी साथ हैं, ठीक है। तो अनुमोदक यानी वो समर्थन कर रहे हैं बैकग्राउंड से, पीछे से कि हाँ 50 ने बोल दिया, हाँ हम भी साथ में हैं इनके में, तो इस तरीके से होना चाहिए। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति जाके सीधा सीधा राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा तो नहीं हो जाएगा। अब तो 50 एमपी या एमएलए का प्रस्तावक के रूप में चाहिए, 50 एमपी या एमएलए अनुमोदक के रूप में चाहिए। प्रस्तावक को बोलते हैं प्रोपोनेंट और अनुमोदक को बोलते हैं एप्रोबेटरी, ठीक है। उसके अलावा 15,000 रुपए की जमानत राशि चाहिए होती है। 15,000 रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे। अगर आपके चुनाव में जितने भी कुल वोट पड़े उनमें से 1/6 यानी 1/6वां हिस्सा आपके वोट नहीं आए हैं, तो आपकी जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी, यानी 15,000 रुपए रख लिए जाएंगे। राशि तो इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन वही बात है, इज्जत वाली बात है। अब मतलब कहने का ये है कि कोई भी मुंह उठा के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनेगा। पहले जैसे हो जाता था उस तरीके से अब नहीं होगा, ठीक है।
प्रणाली जो है वो, चुनाव की जो प्रणाली है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत पद्धति। नाम सुन के कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग या मतलब ऐसा फील नहीं करना है कि यार क्या नाम ले दिया इस तरीके से। बस इतना याद रखो कि राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रणाली होती है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत पद्धति। अभी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सब कुछ। शपथ, अगला देखिए, आर्टिकल नंबर 60 के अनुसार शपथ बताई गई है। शपथ जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद में राष्ट्रपति चुन लिया गया। अब चुनने के बाद में उनको शपथ दिलाने का काम जो करेंगे वो मुख्य न्यायाधीश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश है, यानी जो भी बुजुर्ग न्यायाधीश है, वो शपथ दिलाएगा। ओके, ये शपथ प्रक्रिया हो गई। तो याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वेतन की बात कर लेते हैं। वेतन पहले तो कम था, 1.5 लाख रुपए प्रति महीना कुछ ऐसा था। अभी बढ़ा करके इसी साल शायद 5 लाख रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। और उस वेतन पर, वेतन याद रखना पूछा जा सकता है क्योंकि इसी साल बढ़ाया गया है, तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए प्रति महीना होता है, ठीक है। उस वेतन पे कोई टैक्स नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता उस वेतन पर, यानी 12 × 5 60 लाख हो गए। नॉर्मली 30% टैक्स लगना चाहिए। 10 लाख से अगर आपके ऊपर इनकम है तो 30% टैक्स लगता है उस पर, लेकिन राष्ट्रपति की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है और कोई भी कटौती नहीं होती है किसी भी प्रकार की। ओके, ये कार्यालय के कार्यकाल जब होता है उनका 5 साल का, तो उसमें उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती, बढ़ाया जा सकता है लेकिन कटौती नहीं की जा सकती। उसके बाद हम बात करते हैं कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। 5 वर्ष का कार्यकाल होगा और तब तक रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर लें। मान लीजिए 5 साल हो गए किसी राष्ट्रपति के 5 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन जो नया राष्ट्रपति चुना जाना है उस प्रक्रिया में थोड़ा सा विलंब हो गया, थोड़ी सी देरी हो गई, तो नए राष्ट्रपति को आने में अभी 10-15 1 महीना और लगने वाला है। तो वो 1 महीना तक वो पुराने वाले राष्ट्रपति ही रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रहता है। नॉर्मली 5 वर्ष तक रहता है, 5 वर्ष तक। लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुने जाने वाला है तो बीच में जितना भी समय होगा उस समय तक वही पुराने वाले राष्ट्रपति कार्य करेंगे। ओके, तो कार्यकाल 5 वर्ष का और नए राष्ट्रपति चुने जाने तक वही राष्ट्रपति कार्य करेंगे। ओके, उसके बाद में 5 वर्ष से पूर्व अगर पद से हटाना हो तो कैसे किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रपति को एक और बात आपको याद रखनी है, राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, री इलेक्ट किया जा सकता है। राष्ट्रपति को 5 साल कंप्लीट होने के बाद में दूसरी बार भी चुना जा सकता है, ठीक है। अगर वो उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं तो तीसरी बार भी चुना जा सकता है। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब तक सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है। आगे देखते हैं फैक्ट्स के बारे में। 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले अगर पद त्यागना है तो उसकी क्या प्रोसेस है। एक राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। त्यागने की प्रक्रिया बहुत आसान है, ठीक है। प्रधानमंत्री, बाकी सब लोग जो देंगे वो अपने राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति किसको देने वाला है? उपराष्ट्रपति को। याद रखना, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे रहा है, लेकिन राष्ट्रपति को जो शपथ दिला रहा है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। इसमें आप भ्रम मत कर देना, राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति नहीं दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। तो त्याग पत्र देना चाहे, अगर मोह माया से ऊब जाए राष्ट्रपति, उसे अच्छा नहीं लग रहा है 60 लाख रुपए लेना, ठीक है, प्रति साल में, तो वो त्याग पत्र दे सकता है। दूसरा तरीका है मृत्यु हो जाए। अगर मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, तो वो तो ऑटोमेटिक 5 साल से पूर्व हो जाएगा। उसके बाद में महाअभियोग की प्रक्रिया। अगर संसद के सदनों को ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति, संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। संसद पूर्ण रूप से लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ओके, संसद के सदनों को लग रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति कुछ एक तरीके से इनवैलिड एक्टिविटीज कर रहा है, तो संसद के दोनों सदन मिलकर के महाअभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं और महाअभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो महाअभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। आगे मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से समझाने वाला हूँ। महाअभियोग और चुनाव दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, चुनाव की प्रक्रिया और महाअभियोग प्रक्रिया। ओके, अब राष्ट्रपति के कार्य देख लेते हैं, ठीक है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं जूम आउट करके कार्यों को स्पेशली दिखाता हूँ। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है बहुत सारे पदों की, यानी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है।
उसके बाद में कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में चीफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। सलाह प्रधानमंत्री देने वाला है, लेकिन नियुक्ति कौन करने वाला है? वो राष्ट्रपति करने वाला है। राज्यों के जितने भी राज्यपाल होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, सरकार का सबसे बड़ा न्यायिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाला सरकारी कर्मचारी है, वो उसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद में यूपीएससी का चेयरमैन जो है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राजदूत, जितने भी एम्बेसडर हैं, भारत के राजदूत जाते हैं अलग अलग देशों में, उन सब की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति ही करता है। राजदूत जो होते हैं वो आईएफएस अधिकारी होते हैं, आईएएस एग्जाम के द्वारा चुने जाते हैं नॉर्मली। ओके, ये हुई नियुक्ति वाली शक्तियां। तो ये आपको एक एक पॉइंट याद रखना है कि पीएम की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति। इतना इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा, राज्यपाल नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करने वाला है। ओके, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, अभी बदल गए हैं, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, गवर्नर राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है, अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और यूपीएससी चेयरमैन और राजदूतों की नियुक्ति करता है। उसके अलावा विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां जो हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत सारी विधायी शक्तियां हैं। उन्हें को तो कि पूरा का पूरा कार्यपालिका ही राष्ट्रपति के अंदर आता है, और जितने भी कार्य होते हैं भारत के, जितने भी कार्य होते हैं कार्यपालिका के, केंद्र सरकार के, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। मेन जो लास्ट में दस्तखत होते हैं किसी भी कानून में, कोई भी कार्य में, वो सब राष्ट्रपति के ही होते हैं। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज और दोबारा याद रखना, संसद, संसद शब्द आपने सुना है? संसद, संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों चीज मिलकर के ही संसद बनती है। याद रखना, संसद लोकसभा और राज्यसभा से नहीं बनता है, उसमें राष्ट्रपति जब तक शामिल नहीं होगा तब तक संसद नहीं बनता है। ओके, संसद का मतलब जो कानून बनाने का प्रक्रिया जो रहेगी वो कैसे रहेगी? इनमें कानून पास किए जाएंगे, लेकिन फाइनली जब तक प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक कानून नहीं बनता है। कोई भी कानून तब माना जाएगा जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीन लोग संसद के अंदर शामिल होते हैं। ओके, आर्टिकल नंबर 87 यानी 87 नंबर का आर्टिकल है, वो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को, अगर कोई भी सत्र लगने वाला है, नया सत्र शुरू होने वाला है साल का, तो उसमें दोनों सदनों को अभिभाषण देता है। और अगर कोई नई सरकार बनी है और नई सरकार की शुरुआत में जब पहली बार संसद में बैठेंगे तो दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से वो अधिवेशन करता है, यानी दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से भाषण के द्वारा उन्हें कुछ बताता है कि हमारी सरकार क्या करने वाली है। आर्टिकल नंबर 87, ठीक है, याद रखना, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल नंबर 123, 123, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश ऐसा होता है कि सरकार को कोई कानून पास करना है, ठीक है। संसद तो साल में कुछ महीने ही चलती है, ठीक है, कुल मिला के 3-4 महीने के आसपास चलती है। शुरुआत में जनवरी फरवरी में चलती है कुछ समय के लिए, उसके बाद में मानसून सत्र चलता है जुलाई के आसपास में, और उसके बाद में नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र चलता है। मान लीजिए अप्रैल मई के महीने में सरकार को कोई कानून पास करना है और जरूरी है वो कानून पास करना, तो अब सरकार क्या करेगी? क्या संसद को बुलाएगी तुरंत तुरंत? नहीं, सरकार संसद को नहीं बुला सकती। तो सरकार के पास में ये अधिकार होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा उस कानून का अध्यादेश पास करवा दिया जाए, ठीक है, यानी कि अब उस कानून को लागू कर दिया जाए, संसद में से पास बाद में करवा लेना। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 123, ये राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए भी दिया गया है ये अधिकार, वो है 213। तो याद करने में आसानी रहेगी, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 123 के अनुसार है और राज्यपाल का जो है वो 213 के अनुसार है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, 123 और 213 कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो 123 जो है वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और 213 जो है वो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश आर्टिकल नंबर 123 कब तक चालू लागू रहेगा? जब तक अगला सत्र शुरू होगा। अगला सत्र नॉर्मली 6 महीने के अंदर ही शुरू हो जाता है। 6 महीने तो मैंने ज्यादा बता दिए, 3-4 महीने में ही शुरू हो जाता है, ठीक है।
अपने संविधान में व्यवस्था की गई है कि दो सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा हो ही नहीं सकता। संसद सत्र का मतलब आके बैठना, लोकसभा अलग बैठेगी, राज्यसभा बैठेगी, तो ये संसद सत्र होता है। ओके। आर्टिकल नंबर 123, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में। आर्टिकल नंबर 72, क्षमादान करने का अधिकार। ओके। आर्टिकल नंबर 143, ये भी याद रखना है आपको राष्ट्रपति के अधिकारों में। आर्टिकल नंबर 143, 143, इसमें सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति। कोई भी संवैधानिक विषय हो या कार्यकारी विषय हो, उस पर राष्ट्रपति अपना सही ढंग से दिमाग नहीं लगा पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है कि मेरे पास में ये विचार है, इसका कुछ सही सॉल्यूशन बताइए। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास में अटॉर्नी जनरल को भेजेगा। राष्ट्रपति खुद तो जाते ही नहीं कभी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल को भेजेगा। अटॉर्नी जनरल के कहने पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राष्ट्रपति को उस पर विचार दे सकती है, जो राष्ट्रपति ने कुछ मांगा है उस पर विचार दे सकती है, चाहे तो वो विचार नहीं दे सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का ओपन है, ठीक है, जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ने कुछ सलाह मांगी, किसी भी कानूनी पचड़े पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में बाध्यता नहीं है कि जरूरी है कि अगर निश्चित देना ही पड़ेगा, नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इधर से सलाह भी दे देती है तो राष्ट्रपति के पास में भी बाध्यता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है वो माने या ना माने। बस ये आपस में एक तरीके से एक आपस की सहमति की बात है। तो आर्टिकल नंबर 143 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर याद रखना। आर्टिकल नंबर 143, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है किसी भी कानूनी पचड़े पर राष्ट्रपति। ओके, आर्टिकल नंबर 143। उसके बाद में आपातकाल शक्तियां। आपातकाल वैसे तो अलग टॉपिक है, जो अगले पार्ट नंबर 5 में शायद हम देखेंगे। 352 से लेकर 360 तक उसमें बताया गया है किस किस तरीके से आपातकाल प्रावधान रहने वाले हैं। लेकिन 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, 352, 356, 360। 352 और उसमें 4 जोड़ दो, 356 उसमें 4 जोड़ दो, 360। ठीक है, ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। 352 का मतलब है राष्ट्रीय आपातकाल, कि पूरे देश पर अगर किसी विदेशी देश ने आक्रमण कर दिया है तो पूरे देश में आपातकाल लगने वाला है, वो होता है राष्ट्रीय आपातकाल। जैसे कि चीन ने आक्रमण किया भारत पर, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा। ओके। दूसरा होता है राज्य आपातकाल। पहला हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, यानी पूरे देश में आपातकाल। इस समय आपातकाल की स्थिति में आपके मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। मूल अधिकार आर्टिकल नंबर 21 को छोड़कर बाकी अधिकार आपके समाप्त हो जाते हैं। आपातकाल का मतलब सीधा से यही है। आपातकाल का मतलब क्या होता है कि नागरिकों के मूल अधिकार खत्म हो गए। उसके बाद में सरकार चाहे तो आपको जबरन पकड़ के बॉर्डर पर भेज सकती है, चाहे तो आपकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 21 समाप्त नहीं होता है, याद रखना। आर्टिकल 21 क्या कहता है, मैं पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से गहराई से समझा चुका हूं। आर्टिकल 21 कहता है लिबर्टी ऑफ लाइफ, जीवन जीने की आजादी। अब सरकार जीवन जीने को तो छीन नहीं सकती, तो आर्टिकल 21 कभी भी समाप्त नहीं होता, ये हमेशा ही लागू रहता है, हमेशा आपातकाल की कंडीशंस में। तो याद रखना आर्टिकल 21 आपातकाल की कंडीशन में भी लागू रहता है। आपातकाल का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, मूल अधिकारों की समाप्ति। ठीक है, मूल अधिकार में पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से समझा चुका हूं। तो आपातकाल में ये आर्टिकल खत्म हो जाएंगे। पहला 352 के तहत कौन सा लग रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद में राज्य आपातकाल। अगर राज्यपाल को लग रहा है कि इस राज्य में जो सरकार है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रही है या संविधान के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रही है, गलत कानून बना रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि हमारे राज्य में सरकार जो है वो सरकारी तंत्र विफल हो गया है, वो काम नहीं कर पा रहा है। तो राष्ट्रपति एक तरीके से राज्य में आपातकाल लगा देगा। तो इसे बोलते हैं राज्य आपातकाल। पहला हुआ देश का, दूसरा हो गया राज्य का, और इस राज्य आपातकाल को बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन ऐसे, जैसे ही आपातकाल लगेगा तो उसी समय उस राज्य में जो सरकार है, मान लीजिए कहीं पे भी कोई भी बीजेपी या कांग्रेस की सरकार है, तो मंत्रिपरिषद सबके सब भंग कर दिए जाएंगे और वहां पर राष्ट्रपति का शासन हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार का शासन हो जाएगा। ये राष्ट्रपति शासन होता है। ओके। उसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 360। 360 कहता है कि वित्तीय आपातकाल। भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, पैसों का आपातकाल, कि हाँ कंडीशंस ऐसी हैं कि अभी हमारे पास में पैसे नहीं रहने वाले हैं आगे आने वाले समय में, तो उस समय को बोला जाता है वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल में अभी तक लगा नहीं है। 1991 में एक बार कंडीशन ऐसी आई थी कि भारत के पास में लग रहा था कि 7 दिन तक का ही अभी पैसा बचा है पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए,
तो वित्तीय आपातकाल लग सकता है। लेकिन भारत ने IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाकर के रुपए मांगे और उन्होंने पैसे दे दिए, लेकिन बदले में LPG कहा उन्होंने कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कर दो और हम आपके लिए पैसे दे देंगे। तो अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। तीनों याद रखने, 352 जो है राष्ट्रीय है, 356 जो है वो राज्य है और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल। अगला जो अधिकार है जेबी वीटो। राष्ट्रपति के पास में अगर कोई कानून बन करके जाता है, नॉर्मली जितने भी ज्यादातर जो कानून होते हैं वो पहले संसद में बना लिए जाते हैं। संसद जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। ये लोकसभा और ये राज्यसभा, और इन सब के ऊपर होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। नॉर्मली कोई कानून बनाना है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाना है, ठीक है। अच्छा, बिल और एक्ट दो शब्द हैं, उनको भी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। लास्ट लेक्चर में शायद एक्सप्लेन भी कर दिया होगा। एक होता है विधेयक और एक होता है कानून। बिल को बोलते हैं विधेयक और एक्ट को बोलते हैं कानून। जब लोकसभा में कोई भी नया कानून लेके आना है तो उससे पहले उसका ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार किया जाता है कि हम ऐसा कानून लेके आने वाले हैं, और उसे पेश किया जाता है कि ये हमारा कानून होने वाला है। तो जब तक वो लोकसभा में प्रारूप के रूप में रहता है तब उसे बोला जाता है बिल यानी विधेयक, और जब वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पारित हो जाता है तब वो बन जाता है एक्ट। शुरुआत में फूड सिक्योरिटी बिल था, विधेयक था, 1-2 साल तक पास नहीं हुआ था। जैसे ही वो पास हुआ तो खाद्य सुरक्षा एक्ट यानी कानून बन गया। तो बिल में और एक्ट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। बिल जो है वो जब तक की कंडीशन वही प्रारूप है, बस वही प्रारूप, जब तक वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए तब तक वो क्या कहलाएगा, बिल। और जैसे ही वो तीनों कंप्लीट होते हैं तो बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में। मान लीजिए फूड सिक्योरिटी बिल है, शुरुआत में तो बिल ही रहेगा, लोकसभा में पारित किया, लोकसभा से पारित होने के बाद में राज्यसभा के पास में गया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, उसके बाद में ये राष्ट्रपति के पास में जाता है दस्तखत करवाने के लिए। जब तक राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं होंगे तब तक वो बिल ही रहेगा, राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद में वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब राष्ट्रपति को क्या होता है कि संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है, राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रमुख है, उसे इनकी मर्जी माननी ही पड़ती है। फिर भी राष्ट्रपति को अधिकार है, वो चाहे तो इस कानून जो आया है, फूड सिक्योरिटी बिल जो आया है, उसे कुछ समय के लिए वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार करो यार, कुछ तो गलतियां हो सकती हैं, एक बार चेक कर लो। इस तरीके से राष्ट्रपति वापस भेज सकता है चाहे तो। नॉर्मली राष्ट्रपति पहली बार में ही पास कर देता है, सिर्फ एक ही बार में पूरा सिग्नेचर कर देता है। राष्ट्रपति को कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता है, सब कौन को करना होता है, सरकार यानी लोकसभा वालों को करना होता है। ये फूड सिक्योरिटी बिल को चाहे तो कुछ समय के लिए पुनर्विचार के लिए वापस दे सकता है। लोकसभा 14 दिन में उसे वापस भेजेगी। अब लोकसभा ने अगर परिवर्तन किया है पुनर्विचार के बाद में तो ठीक, और नहीं किया है तो भी ठीक, अब राष्ट्रपति को उस पर दस्तखत करने पड़ेंगे, ये रूल होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास में एक वीटो अधिकार होता है, जेबी वीटो वाला, कि राष्ट्रपति यहां वापस देने की बजाय राष्ट्रपति को लग रहा है कि लोकसभा कुछ भी परिवर्तन नहीं करेगी, तो राष्ट्रपति उस एक्ट को कहीं ठंडे बस्ते में पटक दे। दस्तखत भी नहीं कर रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, इसे बोला जाता है जेबी वीटो। यानी उस एक्ट को या बिल को अपने जेब में रख लिया, पॉकेट वीटो, पॉकेट में रख लिया। अब ये इनके पास में कोई अधिकार नहीं है कि बार बार में राष्ट्रपति से दबाव डलवाएं। अगर ये इनके पास में भेज देता कि पुनर्विचार के लिए, और यहां से ये वापस भेजा जाता, तो राष्ट्रपति को पास करना होता, ठीक है। लेकिन जेबी वीटो में अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको जो बिल आ रहा है उसे अपने पास में ठंडे बस्ते में पटक सकता है, किसी साइड में रख दिया और उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, इस तरीके से हो सकता है। सिर्फ ऐसा एक बार हुआ है, राजीव गांधी सरकार के समय पे राष्ट्रपति थे सरदार ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने डाक संशोधन विधेयक बिल को अपने जेब में रख लिया था, ठीक है। राजीव गांधी सरकार से उनकी अनबन चलती रहती थी, तो उन्होंने उसे अपने जेब में रख लिया था। तो जेबी वीटो का मतलब हुआ निर्णय अभाव स्थिति में विधेयक को अपने पास रख सकता है राष्ट्रपति। ओके, आगे अब बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया अपनी स्क्रीन पर ही देखिए सब कुछ। राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें 3 मैंने लाइन बनाई हुई है। पहला हम देखेंगे कि कौन कौन उसमें भाग लेने वाले हैं, यानी निर्वाचक मंडल कौन होने वाला है। दूसरा, चुनाव की प्रक्रिया क्या होने वाली है और न्यूनतम पोस्ट क्या होने वाला है। प्रक्रिया होने के बाद में कितने मिनिमम वोट मिलने चाहिए ताकि राष्ट्रपति बन सके। निर्वाचक मंडल में सीधा सीधा अगर आपको याद रखना है
तो सभी निर्वाचित एमपी तथा एमएलए, सभी निर्वाचित एमपी तथा एमएलए, आपको मैं बताता हूं। संसद ऐसे इस तरीके से मैं संसद बना देता हूं। संसद एक ही हिस्सा है, ये पूरी संसद है। इसके दो भाग हैं, एक भाग में लोकसभा है, एक भाग में राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हों, लेकिन उनमें 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और लोकसभा में भले ही कितने सदस्य हों, लेकिन 2 सदस्य मनोनीत किए जाने की संभावना है, या राष्ट्रपति के पास में अधिकार है 2 सदस्य एंग्लो इंडियन वो मनोनीत कर सके लोकसभा में, एंग्लो इंडियन। ठीक है, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत कर सके। तो अभी क्या होगा कि इस चुनाव में जो भाग लेने वाले हैं, राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं उनको भी एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ऊपर राष्ट्रपति होता है, ये पार्लियामेंट है दोनों के साथ, और इसको मिलाकर ही पार्लियामेंट बनता है, राष्ट्रपति को पार्लियामेंट। राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो भी एमपी हैं, और लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो भी एमपी हैं। बाकी 29 राज्य इनमें चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो वहां पे एमएलए के चुनाव होते हैं, निर्वाचन होता है एमएलए का। और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसे हैं जिनमें एमएलए के चुनाव होते हैं, यानी उप मुख्यमंत्री चुना जाता है। एक तो है अपना दिल्ली, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहाँ पे 60 एमएलए होते हैं, और दूसरा है अपना पुडुचेरी, वहाँ पर भी उप मुख्यमंत्री होता है। तो 2 जगह और एमएलए चुने जाते हैं, यानी जनता वोट देती है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से। ओके, तो 2 जगह दे रही है, एक तो 29 राज्य है ये, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूटी। ये सब एमएलए और चुने हुए सभी एमपी, चुने हुए सभी एमपी किसमें भाग लेने वाले हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले हैं। ओके, ये आपको ध्यान आ गई। सभी एमपी जो कि चुने गए हैं, ये 12 लोग भाग नहीं लेंगे, ये मनोनीत किए गए हैं, ये 2 लोग भाग नहीं लेंगे, ये भी मनोनीत किए गए हैं। सभी जो चुने गए एमपी हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, और 29 + 2 एमएलए, ये जितने भी एमएलए होंगे 29 राज्य और 2 यूटीज के, ये वोट देने वाले हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो एक बार अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। निर्वाचक मंडल क्या होगा, इलेक्टोरल कॉलेज कौन होगा, लोकसभा एवं राज्यसभा सन। ओके, ये सभी इसमें भाग लेने वाले हैं। अब आप अपने विवेक से अनुमान लगा के बताइए कि जब चुनाव होने वाला होगा तो क्या सच में एमपी की वैल्यू एमएलए के बराबर रखी जानी चाहिए क्या? एमपी को तो ज्यादा लोग वोट देते हैं, एमएलए को कम लोग वोट देते हैं, यानी छोटा क्षेत्र होता है एमएलए वाला, एमपी का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा क्षेत्र होता है। तो इसके लिए एक प्रणाली यूज की जाती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जितना क्षेत्र में जितने लोगों ने उस एमएलए को वोट दिया है उसकी वैल्यू उतनी ही। इस तरीके से समानुपातिक प्रणाली यूज की जाती है। समझ लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए हर व्यक्ति की वैल्यू अलग अलग होती है। एमएलए है, एमपी की तुलना में तो लोअर लेवल ही होता है उसका, एमपी की वैल्यू अलग होगी, एमएलए की वैल्यू अलग होगी। नॉर्मली अपनी पर्सनल लाइफ में भी दे सकते हैं, सचिन तेंदुलकर की वैल्यू अलग अलग होगी, और कोई नया खिलाड़ी आ रहा है या कोई ऐसा जो भी बिल्कुल इतना परिपक्व नहीं है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल अलग होगी। सचिन तेंदुलकर को 20 करोड़ मिलेंगे, 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, बाकी नए जो आईपीएल में आने वाले हैं उनको 10-10, 15-15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू अलग होगी एमपी और एमएलए की। अब ये वैल्यू निर्धारित कैसे की जाए, इसका सीधा सीधा तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। पहले निर्धारित करते हैं एमएलए की। एमएलए की सभी राज्यों में अलग अलग वैल्यू रहेगी एमएलए की वोट की। मान लीजिए राजस्थान का ही एग्जांपल ले लेता हूं, राजस्थान एग्जांपल लेता हूं मैं। पहले राज्य के बारे में बात करता हूं, कोई भी राज्य हो, 29 राज्य हो या 2 यूटी हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, अगर किसी एमएलए के वोट की वैल्यू निकालनी है तो क्या तरीका बताया गया है उसमें कि उस राज्य की कुल जनसंख्या, और जनसंख्या कब वाली होनी चाहिए, 1976 की। 1976 की क्यों, ये परिसीमन आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। 1976 से लेके 2026 तक हमें कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। 1976 की जनसंख्या आपको लेनी है, उसमें कुल एमएलए का भाग देना है, कुल एमएलए का भाग देना है। कुल एमएलए का भाग देने के बाद में उसमें ही 1000 का और भाग दे देना है, तो एक एमएलए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एग्जाम्पल में कचका लेने वाला था राजस्थान का। राजस्थान की कुल जनसंख्या 1976 में 2.75 करोड़, 2.57 करोड़ के आसपास थी, यानी 2.5 करोड़ के आसपास थी 1976 में। ओके, कुल कितने एमएलए हैं राजस्थान में, 200 एमएलए, और कितना भाग देना है, 1000 का भाग देना है। ओके,
ये करने के बाद में राजस्थान के एक एमएलए की वैल्यू आ जाती है 129। कितनी आ जाती है? 129। और राजस्थान के कुल एमएलए की अगर वैल्यू निकाली जाए, टोटल एमएलए की वैल्यू निकाली जाए, कितने एमएलए हैं? 200 एमएलए। और एक एमएलए की कितनी वैल्यू आ रही है? 129। तो 129 में 200 का गुणा कर देंगे तो राजस्थान के सभी एमएलए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हुआ 258 एंड डबल जीरो। ये राजस्थान के एमएलए की वैल्यू हो गई। ऐसे ही यूपी के एमएलए की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि वहां की जनसंख्या क्या होगी? अलग होगी। वहां के एमएलए की संख्या क्या होगी? अलग होगी। 29 राज्यों के एमएलए की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होने वाली है। ओके। और 2 यूटीज की भी अलग होने वाली है। अभी इन 29 राज्यों के एमएलए और 2 यूटीज के एमएलए, कुल एमएलए को मिलाकर जो फाइनल वैल्यू आने वाली है उससे हम एमपी की वैल्यू निकालने वाले हैं। देखो, टोटल जो एमएलए हैं आज के समय पे 4120 एमएलए निर्वाचित होकर के आते हैं सभी जगहों से, यानी 29 प्लस तो 31 जगहों से इतने 4120 एमएलए निकल के आते हैं। ओके। अब हमें वैल्यू निकालनी है एक एमपी। एमपी की वैल्यू तो दोनों की बराबर रहने वाली है, लोकसभा और राज्यसभा की, तो एक ही जगह पे एमपी की वैल्यू निकाल ली जाएगी। एमपी की वैल्यू निकालने का मतलब सीधा क्या है कि कुल राज्यों के एमएलओ की वैल्यू, एमएलए की कुल वैल्यू, यानी जो 4120 जो एमएलए बताए थे उनकी जो कुल वैल्यू आ रही होगी उसमें कुल एमपी कितने हैं उनका भाग दे देना है। एक एमपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो एक एमपी की जो वैल्यू है अपने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के समय पे 708 होती है। ओके। 708 वोट के बराबर होती है। 708 रुपए या पैसे या किलोग्राम नहीं, 708 वोट सीधा। ओके। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है उसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यूज की जाने वाली है, पहली वाली। ओके। तो एक एमपी की वैल्यू कितनी हो गई? 708। राजस्थान के एक एमएलए की कितनी वैल्यू हो गई? 129। देख लीजिए अंतर कितना आ रहा है। एमएलए की वैल्यू सिर्फ 129 के बराबर है, एमपी की वैल्यू 708 के बराबर है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग लेने जाएंगे। सभी 29 राज्य और 2 यूटीज के एमएलए जो कि चुने गए, मनोनीत नहीं, यानी विधान परिषदों के सदस्य नहीं, विधान मंडलों के। ओके। एंड दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के एमपी ये भाग लेने जाएंगे। इनके वोटों की वैल्यू अलग अलग मैंने आपको बता दी है। ओके। अब आगे क्या होगा? अब आता है दूसरा बिंदु, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि अगर हम कहीं सरपंच के चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो जितने भी लोग हैं वो सब अलग अलग लोगों को वोट डालने जाएंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति को चुनेंगे आप। ठीक है। जहां पे 10 उम्मीदवार खड़े हैं सरपंच के चुनाव में, 5 मान लेता हूं, ठीक है, 5 उम्मीदवार खड़े हैं, तो हम क्या करते हैं सरपंच वाले चुनाव में सिर्फ एक व्यक्ति को चुनते हैं, या तो एक को चुन लेंगे या 3 को चुन लेंगे, जो भी आपको चुनना होगा वो आप अपने पसंद के उम्मीदवार को चुन लेंगे और उसी को टिक करके आ जाएंगे। ये तो होता है नॉर्मल। ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होगा कि हमको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, यानी प्राथमिकता, कि पहले नंबर पे ये वाला बनना चाहिए। अगर ये हार रहा है तो हम दूसरा इसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, अगर ये भी हार रहा है तो तीसरा इसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम रामनाथ कोविंद का एग्जाम्पल लेते हैं। ये रामनाथ कोविंद है। 3 लोगों का एग्जाम्पल लेता हूं, एक मीरा कुमारी ले लेता हूं और एक हामिद अंसारी। हामिद अंसारी वैसे तो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, लेकिन मैं एग्जाम्पल मान लेता हूं कि ये तीनों लोग खड़े हो गए, रामनाथ कोविंद, मीरा कुमारी और हामिद अंसारी। ये तीनों लोग किस चुनाव में खड़े हो गए? राष्ट्रपति के चुनाव में हो गए। कुल मिलाके में 10 लोगों मान लेता हूं, सिर्फ 10 लोग वोट देने वाले हैं। ठीक है। तो वो 10 लोग जो होंगे वो पहली प्राथमिकता तय करेंगे। 5 लोगों ने बोला कि हम पहले नंबर पे रामनाथ कोविंद को देखना चाहते हैं, 3 लोगों ने बोला कि हम पहले नंबर पे मीरा कुमारी को देखना चाहते हैं, बचे हुए 2 लोगों ने बोल दिया कि हम पहले नंबर पे हम हामिद अंसारी को देखना चाहते हैं। इस तरीके से पहली हो गई। अगर मैं वोट देने जाऊंगा तो मुझे लिस्ट बना के जाना पड़ेगा कि पहले नंबर पे मैं रामनाथ कोविंद को, दूसरे पे मीरा कुमारी को, तीसरे नंबर पे हामिद अंसारी को। इस तरीके से पहले चरण की जब चुनाव प्रक्रिया हो जाती है तो उसमें उस व्यक्ति को देखा जाता है जिसके वोट सबसे कम हैं। ठीक है। तो सबसे कम जैसे कि हामिद अंसारी के आने वाले हैं, तो हामिद अंसारी को उस चुनाव प्रक्रिया से निकाल दिया जाता है। ठीक है। ये होता है पहले चरण की चुनाव प्रणाली में।
नॉर्मली क्या होता है कि न्यूनतम कोष है कि कुल पड़े जो वोट हैं उनमें अपॉन 2+1 यानी 51% पहले चरण में भी अगर इसको आ गए, अगर यहाँ 5 की जगह 6 आ जाते तो पहले चरण में ही रामनाथ कोविंद को घोषित कर दिया जाता विजेता। 50%+1 यानी 51% अगर आ गए तो पहले चरण में ही रामनाथ कोविंद को घोषित कर दिया जाता। लेकिन अगर यहाँ पे 5 आए हैं तो अब दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें किसको हटा दिया जाएगा, अपने हामिद अंसारी जी को हटा दिया जाएगा। अब देखा जाएगा कि दूसरे नंबर पे प्राथमिकता किस किस को दी गई है। तो 4 लोगों ने इनको प्राथमिकता दी, 3 लोगों ने इनको प्राथमिकता दी और बचे हुए 3 लोगों ने हामिद अंसारी को दूसरे नंबर पे प्राथमिकता दी थी। लेकिन हामिद अंसारी रहे नहीं, तो अब इनका देखा जाएगा इनमें कौन को प्राथमिकता मिल रही है, तो रामनाथ कोविंद को। तो इनको अपना राष्ट्रपति घोषित कर, वैसे प्रथम चरण में ही राष्ट्रपति घोषित कर दिए जाते हैं क्योंकि ज्यादातर जो है वो पार्टियों से कनेक्टेड लोग रहते हैं, फिक्स सीधा सीधा एक ही व्यक्ति को वोट देते हैं, तीसरे व्यक्ति को जाते ही नहीं है वोट देने। तो ठीक है, तो नॉर्मली प्रथम चरण में हो जाता है। अब तक एक बार हुआ है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। न्यूनतम कोष क्या हुआ, कुल पड़े वैध मत यानी जितने भी वोट पड़ रहे हैं उनमें 2 का भाग दे दो +1 कर दो, तो उतने जैसे ही मिलेंगे किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को वो तुरंत की तुरंत वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अगला टॉपिक चलते हैं, महाअभियोग प्रक्रिया। देखिए ये लेक्चर 2 घंटे से ऊपर का होने वाला है, निश्चित सी बात है, क्योंकि मैं सारी बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर करने वाला हूँ और फुल डिटेल में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 घंटे से ऊपर का हो जाएगा, पेशेंस रखना है, धैर्य से लेक्चर पूरा देखना है। इस लेक्चर से बाहर यानी शायद ही कोई चांस होंगे एग्जाम में पूछे जाने के, लेकिन आपने इसे समझ भी लिया तो आप अगर बाहर का सवाल भी पूछ लिया जाएगा तो भी सॉल्व कर लेंगे। ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। घुमा फिरा के पूछते हैं अपनी पॉलिटी में तो आप इसमें से सॉल्व कर सकते हो। महाअभियोग प्रक्रिया, आर्टिकल नंबर 61, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। अभी मैं बोर्ड पे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, अभी आपको स्क्रीन पर ही दिखाता चलूंगा क्योंकि मैंने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। तो स्क्रीन पर जो जो है वो आप देखते चलना और समझते हुए चलना। ओके, बोर्ड पे लिखता जाता हूँ तो उसमें टाइम और ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, 2.5 घंटे से ऊपर का हो जाएगा लेक्चर। राष्ट्रपति पर महाअभियोग, राष्ट्रपति अगर किसी भी संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, संविधान के किसी भी कानून का, नियम का, तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी शुरुआत लोकसभा भी कर सकती है, शुरुआत राज्यसभा भी कर सकती है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर देखिए जहां मैंने बी सदन लिखा है, सदन बी, मुझे नहीं पता ये सदन लोकसभा है या राज्यसभा है। ठीक है, सदन बी अगर राष्ट्रपति पर महाअभियोग प्रक्रिया शुरू करना चाहती है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सदन बी के द्वारा नंबर 1 वाले प्रोसेस देखिए, 1/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ठीक है, एक बार में इसे पूरा समझा देता हूं। एक सदन ए, इधर की साइड में सदन बी, सदन ए लोकसभा या राज्यसभा मुझे नहीं पता, सदन बी लोकसभा या राज्यसभा मुझे नहीं पता, ये ऊपर की साइड में राष्ट्रपति। ठीक है, अब राष्ट्रपति पे महाअभियोग चलाना है, या तो ये शुरू कर सकता है या ये शुरू कर सकता है। ओके, इसने शुरू करना है जैसे कि मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, पहले नंबर पे 1/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, प्रस्ताव पारित करेगा कि हम राष्ट्रपति पे महाअभियोग चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो 1/4 बहुमत से, कितना, सिर्फ 1/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। अब यहां से राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, इस सदन के द्वारा 1/4 बहुमत प्रस्ताव पारित होने के बाद में राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि आपके खिलाफ हम महाअभियोग चलाने वाले हैं। अभी सिर्फ प्रस्ताव पारित किया है, महाअभियोग प्रक्रिया शुरू नहीं की है। ठीक है, यहां से इधर राष्ट्रपति को 14 दिन के लिए सूचित किया जाएगा, 14 दिन पूर्व सूचित। ठीक है, कि हम 14 दिन बाद आपके लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग लेके आने वाले हैं। अब राष्ट्रपति खुद देखेगा और उसके पास में 2 ऑप्शन है, समझे कि यार गलती की है तो इस सदन में जाएगा और सफाई दे सकता है कि यार मैंने यहाँ पे गलती नहीं की है और गलती की है तो इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, उस सदन में जाना होगा उसे, सिर्फ 14 दिन के अंदर यहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर ये संतुष्ट नहीं होता है सदन और यह राष्ट्रपति इन 14 दिनों में वापस नहीं आता है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, सदन ए जो करेगा वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देगा, 2/3 बहुमत से पारित कर देगा महाअभियोग प्रक्रिया। यहां से पारित हो गया, यहां से पारित होने के बाद में अब क्या जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन सदन बी। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे मैंने सदन बी सी इस तरीके से लिखा हुआ है, जो मैं समझा रहा हूं उस हिसाब से समझ लीजिए। ओके, यहाँ पे सदन बी पर पहुंचा, सदन बी पर पहुंचने के बाद में सदन बी वाले लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक जांच समिति बैठाएंगे। जांच समिति, ये चेक करो जो आरोप इन्होंने लगाए क्या सही है,
जांच समिति ये चेक करेगी उन आरोपों को चेक करने के बाद में जांच समिति ने भी बोल दिया कि हाँ आरोप जो लगाए गए हैं वो सही है, और जांच समिति क्या देगी, रिपोर्ट दे देती है। ओके, अब सदन बी को क्या करना है, सदन बी को भी 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। सदन बी को भी क्या करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को या उस जो महाभियोग लगाया उसको पारित की। जैसे ही ये पारित होगा 2/3 बहुमत से, उसके बाद में महाअभियोग प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी और राष्ट्रपति हट जाएगा। लास्ट में राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए नहीं जाएगा, ये राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति खुद तो करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही 2/3 बहुमत पूर्ण होते ही राष्ट्रपति को महाअभियोग से हटा दिया जाएगा, महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। दोबारा समझिए, दो सदन है, सदन ए, सदन बी, ये लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा हो सकती है, किसी में ही शुरुआत की जा सकती है महाभियोग प्रक्रिया। ओके, पहला काम 1/4 बहुमत से प्रस्ताव लेके आना है कि हम राष्ट्रपति के खिलाफ क्या लेके आने वाले हैं, महाभियोग। जैसे ही प्रस्ताव लेके आए, वहां से सूचित किया कि 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति हमें सफाई दे इस सदन में, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाना है उसमें राष्ट्रपति सफाई दे। राष्ट्रपति या तो सफाई नहीं दे रहा है या राष्ट्रपति की सफाई से यह सदन संतुष्ट नहीं है। ठीक है, अब प्रक्रिया शुरू होती है कि 2/3 बहुमत से ये पारित कर दिया महाभियोग। ओके, इस सदन से पास हो गया। अब दूसरे सदन के पास जाना है। दूसरा सदन पहला काम क्या करेगा, एक जांच समिति बिठाएगा। जांच समिति अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद में अगर लग रहा है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो फिर से 2/3 बहुमत इसका दूसरे सदन का होगा, और जैसे ही पारित होगा राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग की जो प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक है। अर्ध न्यायिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जांच समिति बनाई गई है, पूर्ण न्यायिक नहीं है, इसमें पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, दोनों ही सदन है, लेकिन न्यायिक है, कुछ जांच समिति बनाई गई है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो याद रखना, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ओके, ये हो गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति का चुनाव भी देख चुके हैं। प्रमुख प्रमुख जो राष्ट्रपति हैं उनको देख लेते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रपतियों के फोटो लगा दूंगा, पहले एक एक करके राष्ट्रपति देखते चलते हैं। ठीक है, पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है उस दिन संविधान लागू हुआ। गणतंत्र का मतलब होता है देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। तो उस समय तक चुनाव हुए नहीं थे, तो पहला जो राष्ट्रपति यानी देश का मुखिया जो था, गणतंत्र का जो मुखिया था, वो मनोनीत किया गया था। मनोनीत यानी चुना नहीं गया था, मनोनीत किया गया था। तो मनोनीत किए गए पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1951 में चुनाव हुए थे, 1952 में फिर से राष्ट्रपति को चुना गया। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो करीब करीब 12 साल तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं, 2 बार चुने गए हैं राष्ट्रपति के रूप में। तो सबसे लंबा कार्यकाल है। 2 बार ये निर्वाचित हुए हैं, 1 बार मनोनीत हुए हैं। मनोनीत कब, जैसे ही संविधान लागू होगा उसके बाद में उन्हें मनोनीत कर दिया जाएगा, क्योंकि उस समय तक चुनाव नहीं हुए। उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो अब तक उपराष्ट्रपति थे पिछले 10 साल से, उन्हें क्या बना दिया जाएगा, राष्ट्रपति अगले 5 साल के लिए। तो ये 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर को इनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, तो शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 1967 से 69 तक राष्ट्रपति रहते हैं। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, और सबसे कम समय तक चुने हुए निर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं 2 साल रहे थे। इनकी मृत्यु के बाद में बीबी गिरी आते हैं। वो 3 मई से 20 जुलाई तक राष्ट्रपति रहते हैं। वो उपराष्ट्रपति थे, तो कार्यवाहक रूप में राष्ट्रपति उन्होंने जिम्मेदारी ली, लेकिन अब उन्हें क्या करना था, चुनाव लड़ना था। बीबी तो राष्ट्रपति पद से हटना पड़ेगा, उन्हें उपराष्ट्रपति पद से हटना पड़ेगा। राष्ट्रपति तो वो कार्यवाहक है, राष्ट्रपति नहीं है, कार्यवाहक राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति पद से हटेंगे तो राष्ट्रपति पद से ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो अब पद खाली हो गया तो कौन आएगा, चीफ जस्टिस आ जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ओके, उसके बाद में चौथे नंबर देखिए, बीबी गिरी खुद से राष्ट्रपति बन जाते हैं। 1969 से 1974 तक रहते हैं। बीबी गिरी एक अकेले राष्ट्रपति हैं जो दूसरे चक्र की गणना में जीते थे और स्वतंत्र उम्मीदवार थे। देखो 1969 के समय पे राजनीति थोड़ा सा गड़बड़ा रही थी अपने भारत की। 1965-66 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में, तो
कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी, ऐसे जो उम्र दराज भी थे और कांग्रेस में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, जबकि इंदिरा गांधी जो थी बहुत कम उम्र की थी, तो ये इंदिरा गांधी से नाराज हो गए कि ये कैसे बन सकते हैं प्रधानमंत्री डायरेक्ट। बीबी गिरी 1969 से 1974 तक दूसरे चक्र की गणना में जीते जाते हैं और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पे खड़े होते हैं। ठीक है, इसमें इंदिरा गांधी जी ने इनका समर्थन किया था और आत्मा की आवाज उसे ऐसा करके उन्होंने बोला था, ठीक है, कि आत्मा की आवाज सुन के वोट देना। अगले बार उसके बाद में आते हैं फखरुद्दीन अहमद अली, 74 से 77 तक इनका कार्यकाल रहता है। इनके कार्यकाल में आपको पता होगा 1975-76 की इमरजेंसी आती है, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो दो राष्ट्रपति ऐसे हो गए जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो रही है। पहला हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा हुआ फखरुद्दीन अहमद अली। तो कार्यवाहक रूप में आते हैं बी डी जत्ती, उसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी आते हैं, एक अकेले राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं 1977 से 1982 रहे। उसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह आते हैं, प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं। जेबी वीटो का इन्होंने उपयोग किया था डाक संशोधन विधेयक में। आर वेंकट रमन आते हैं 87 से 92। शंकर दयाल शर्मा आते हैं 1992 से 97 तक, इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया। उसके बाद में के आर नारायण आते हैं 1997 से 92, प्रथम दलित। उसके बाद में डॉक्टर अबुल पाकिर जैनलाबुद्दीन कलाम, एपीजे कलाम 2002 से 2007 मिसाइल बैंक थे, विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा है। उसके बाद में प्रतिभा पाटिल 2007 से 12 प्रथम महिला राष्ट्रपति। उसके बाद में प्रणब मुखर्जी जो पश्चिम बंगाल से आते हैं। उसके बाद में रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ये अपने राष्ट्रपति हो गए। और इनके कुछ फैक्ट्स और देख लीजिए दोबारा से। संसद का मतलब होता है, अपनी स्क्रीन पर देखिए, संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। महाभियोग जो होता है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति यूपीएससी चेयरमैन की, वित्त आयोग के सदस्यों की, राज्यपालों की, राजदूतों की, महान्यायवादी की, कैग की, सीईसी की, चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। शपथ दिलाना अलग बात है, शपथ दिलाता है लेकिन नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में से चुना जाता है और उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने का अधिकार। संसद अधिवेशन प्रारंभ होने से अधिकतम 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। आर्टिकल 110 मनी बिल, यानी मनी बिल जो होता है उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति प्रति वर्ष तथा नई लोकसभा के गठन होने के बाद में संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में संबोधित करता है। तो इस तरीके से हमारा राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं हम उपराष्ट्रपति पे। आर्टिकल नंबर 63। उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल नंबर कौन सा है? 63। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल नंबर कौन सा है? 52। ओके, अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसके लिए मैं 63 से लेकर 70 तक कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्हें कंटिन्यूसली बोल देता हूं। आर्टिकल 63 कहता है देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ओके, 64 में लिखा गया है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति, और समितियों का भी अध्यक्ष होगा, यानी राज्यसभा की जो समिति है उनका अध्यक्ष कौन होगा? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 65 में लिखा है उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक सभापति कौन होगा राज्यसभा का, वो बताया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 66 में निर्वाचन प्रक्रिया बताई है। 67 में कार्यालय का प्रावधान बताया है। 68 में पुनः निर्वाचन बताया है। 69 में शपथ बताई है। और 70 में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, यानी 70 जो आर्टिकल है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह पे कार्य कौन करेगा? यानी उपराष्ट्रपति करेगा। एक बार दोबारा देख लीजिए सारी चीजें, मैं पहले बता चुका हूं। पहला होता है योग्यता देखनी होती है, तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य नियुक्ति होने की योग्यता होनी चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। अपनी स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद में कंपैरिजन कराता हूं दोनों का ही। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होता। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी संसद सदस्य भाग लेते हैं, इसमें एमएलए भाग नहीं लेते, और एमपी सभी भाग लेते हैं, यानी चुने हुए, निर्वाचित भी और मनोनीत भी सभी भाग लेते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पर महाअभियोग की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो राज्यसभा से शुरू किया जाएगा और दोनों सदनों के बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति को डायरेक्टली हटा दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा।
अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो एम हिदायतुल्ला, एक बार ऐसा हुआ है। उसके अलावा अगर वो भी नहीं है मुख्य न्यायाधीश भी, तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। आर्टिकल 71 कहता है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति होने पर सीधा सीधा उच्चतम न्यायालय जुरिडिक्शन का काम करेगा, यानी जांच का काम करेगा। तो चीफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, इसमें जुरिडिक्शन नहीं होगा। ओके। राज्यसभा में विधेयक पर मतदान के दौरान मतों की बराबर होने की दशा में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना राज्यसभा का ना लोकसभा का। अगर पहले से अगर वो राज्यसभा का सदस्य है या लोकसभा का सदस्य है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है और उसके बाद में उसे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होना पड़ता है। राज्यसभा का सभापति होने के नाते अगर राज्यसभा में किसी भी विधेयक पर अगर बराबर वोट आ रहे हैं तो फाइनल वोट दे सकता है उपराष्ट्रपति। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये आपकी स्क्रीन पर मैं मुख्य उपराष्ट्रपति के टोटल उपराष्ट्रपतियों के बारे में बता रहा हूं। देखिए, पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद में फिर दोबारा से फिर जाकिर हुसैन, उसके बाद में बीवी गिरी, उसके बाद में गोपाल स्वरूप पाठक, उसके बाद में KR नारायण, शंकर दयाल, उसके बाद में रामास्वामी वेंकट सरमन, उसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्ला, उसके बाद में बसप्पा बीडी जत्ती, उसके बाद में कृष्णकांत, उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, और अभी अपने जो हैं वो अपने उपराष्ट्रपति जो हैं वो वेंकैया नायडू, जो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने राज्यसभा सदस्यता को छोड़ना पड़ा और अभी वो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति हैं। ओके, अब मैं इनको कंपैरिजन करा देता हूं दोनों का। मैं कंपैरिजन करा देता हूं दोनों का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ये शॉर्ट ट्रिक है अपनी, उपराष्ट्रपति और साथ में अगर आप चाहो तो प्रधानमंत्री को भी ले सकते हो। ओके, मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूं, अब कंपैरिजन में चल रहा है। देखो, आर्टिकल नंबर कौन सा कहता है इनके बारे में, 52। 11 जोड़ दो कौन सा कहता है, 63। 11 जोड़ दो कौन सा कहता है, 74। ठीक है। अपने संसद के 2 सदन होते हैं, मैं बता चुका हूं पहले ही आपको। संसद है ये संसद है, इस तरीके से मैंने इसे संसद बता दिया। इसके 2 सदन होते हैं, इधर की साइड में लोकसभा, इधर की साइड में राज्यसभा। ओके, तो योग्यता देखते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए। 35 वर्ष होनी चाहिए उम्र, इसकी भी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। प्रधानमंत्री 25 वर्ष का भी बन सकता है, जो MP चुनाव लड़ सकता है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रपति के जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसका नाम क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत पद्धति। इसमें भाग कौन लेने वाले हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानमंडलों के 29 विधानमंडल और 2 UTs के क्या MLA, ये इसमें भाग लेने वाले हैं। इसमें कौन भाग लेने वाला है, राज्यसभा के MP, लोकसभा के MP और इनके साथ साथ में इसमें निर्वाचित भी भाग लेंगे और मनोनीत भी भाग लेंगे। मनोनीत इसमें कितने होते हैं, इसमें 2 होते हैं लोकसभा में एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ओके, ठीक है। टोटली वर्तमान में लोकसभा में 543 सीट्स हैं MPs की, इधर की साइड में जो है वो 245 हैं वर्तमान में। ओके, अधिकतम की बात अलग है, अधिकतम यहाँ पे 552 हो सकते हैं और यहाँ पे अधिकतम जो होते हैं 250 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। 245 और 543 ये होते हैं इस समय कुल सदस्य। 543 किसमें लोकसभा में और 245 किसमें राज्यसभा में। अच्छा, इनकी बात चल रही है तो इनके भी सदस्यों की बात कर लेता हूं। MP चुनाव में खड़े होने के लिए लोकसभा में 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ओके, ये बात कंप्लीट हुई। ये कैसा सदन है, अस्थायी है, ये अस्थायी है, हर 5 साल में बदलने वाला है या भंग होने पर भी बदल सकता है। ये कैसा सदन है, राज्यसभा, स्थायी सदन है। आगे भी पढ़ाऊंगा राज्यसभा लोकसभा व्यवस्था पे का वाला टॉपिक आएगा तब डिटेल में समझाऊंगा। स्थायी है यानी कभी भंग नहीं होता, ठीक है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो हैं वो इसमें से क्या कर लेते हैं, वहां से हट जाते हैं हर 2 साल में। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष का। इधर की साइड में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। ओके, तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए सारी चीजों को एक बार दोबारा से।
लोकसभा वन साइड में है, दूसरी साइड में राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा लोकप्रिय सदन होता है, प्रथम सदन होता है। लोकसभा में अधिकतम 550 प्लस 2 सदस्य जोड़े जाते, एमपी बन सकते हैं। 550 यानी चुने जाने वाले हैं, और 2 कौन है, निर्वाचित हो सकने वाले, एंग्लो इंडियन। इनमें से 530 जो होंगे, अधिकतम बता रहा हूं मैं, 530 होंगे वो राज्यों से, उसके अलावा 20 हो सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 हो सकते हैं उनमें से यूटी से। तो अभी क्या है कि 530 राज्यों से तो चुने जाते हैं, लेकिन 20 यूटी से नहीं, 13 चुने जाते हैं यूटी से। तो कुल मिला के 543 एमपी लोकसभा में होते हैं। उसके अलावा राज्यसभा में अधिकतम जो हो सकते हैं 238 तो चुने हुए, और 12 जो है वो मनोनीत किए जा सकने वाले। तो मनोनीत तो पूरा पूरा कर देते हैं, लेकिन कुछ एक जो है वो चुने नहीं जाते हैं कुछ जगहों से। तो कुल मिला के वर्तमान में 245 जो है वो राज्यसभा के एमपी हैं। लोकसभा के एमपी बनने की योग्यता 25 वर्ष, राज्यसभा के एमपी योग्य होने बनने की योग्यता 30 वर्ष। लोकसभा अस्थायी 5 वर्ष तक रहता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यसभा अस्थायी 6 वर्ष सदस्य कार्यकाल रहता है, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होता। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा का स्पीकर सभी एमपी पहले दिन की बैठक में चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, और लोकसभा अध्यक्ष को धन विधेयक पर एक स्पेशल पावर है कि धन विधेयक का प्रवासित कौन करेगा, तो लोकसभा स्पीकर। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ओके, इस तरीके से ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी चीजें मैं आगे जब भी आएगा टॉपिक उसमें बताऊंगा। योग्यता वगैरह एक बार दोबारा से देख लीजिए। राष्ट्रपति की जो योग्यता है 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य योग्य होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और 15,000 की जमानत राशि होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य योग्य होना चाहिए। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और 15,000 जमानत राशि। चुनाव में निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति में देखिए लोकसभा, राज्यसभा और 29 प्लस 2 एमएलए, यानी उन विधानसभाओं के एमएलए निर्वाचित ओनली। और उपराष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा, मनोनीत सदस्य सभी। प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति की आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति। शपथ जो दिलाएगा राष्ट्रपति को वो सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाएगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। कार्यकाल 5 वर्ष होगा दोनों साइड में। राष्ट्रपति पर महाअभियोग अनुच्छेद नंबर 61 के तहत चलाया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन जो होगा वो 5 लाख प्रति महीना होगा। उपराष्ट्रपति का 4 लाख प्रति महीना होगा। उपराष्ट्रपति के रूप में जो वेतन माना जाता है वो 0 माना जाता है। उपराष्ट्रपति का जो 4 लाख रुपए प्रति माह जो वेतन है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के रूप में माना जाता है। त्याग पत्र कौन को देंगे? राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को। आगे आते हैं हम प्रधानमंत्री पर। सब कुछ मैंने यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर लगाता जाता हूं और प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करता चलता हूं और फैक्ट भी देखेंगे। ओके, देश की कार्यपालिका का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति कैसा होता है? नाम मात्र का प्रमुख। अपनी स्क्रीन पर देखिए सब कुछ। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, यानी एक लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य होने के बाद में आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। आर्टिकल नंबर 74, राष्ट्रपति को कार्यपालिका कार्यों के निर्वहन में सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल नंबर 75(3), मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। गठबंधन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है। देखो ऐसा है, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। आर्टिकल नंबर 74 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह भी देगा और परामर्श भी देगा। इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद में जितने भी चुने गए सदस्य हैं वो लोकसभा यानी जनता की सभा के प्रति जवाबदेह हैं, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो शुरुआत में, लेकिन शुरुआत में शपथ तो दिलाई जा सकती है। 6 महीने के अंदर या तो राज्यसभा का एमपी बनना पड़ेगा या लोकसभा का एमपी उसे बनना पड़ेगा। गैर सांसद को प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। राज्यसभा सदस्य जो पीएम बने,
इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह, ठीक है। उसके अलावा कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, नॉर्मली है। जब तक बहुमत दल का नेता है तब तक वो क्या रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, उसका त्यागपत्र देते ही मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा, और नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति ही कर रहा है। ओके। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है लोकसभा की। एक मंत्री के विरुद्ध अगर लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। संसदीय कार्यपालिका की शुरुआत जो हुई थी ब्रिटेन से हुई थी, और उसमें वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद उल्लेख नहीं है, फिर भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए, संविधान में उल्लेख नहीं है, बनाए जा सकते हैं। ओके, ठीक है। आर्टिकल नंबर 78 कहता है राष्ट्रपति को पीएम से शासन के मामले में विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, वो पीएम से किसी भी मामले में सूचना मांग सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होगी वो कुल लोकसभा एमपी के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो परिषद बनने वाली है मंत्रिपरिषद, उसमें जितने भी लोकसभा के एमपी हैं उनके 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा होता था कि मंत्री बनाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को मंत्री बना दिया जाता था, तो ये रूल बनाया गया कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए। ओके, आपकी स्क्रीन पर, अपनी स्क्रीन पर प्रधानमंत्रियों की चित्र देखिए, उसमें एक एक करके मैं प्रधानमंत्रियों के नाम बता देता हूँ, कुछ एक फैक्ट भी उनके बारे में बता देता हूँ। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। वैसे तो 1950 से लेके और अब तक की पूरी राजनीति प्रधानमंत्री के ही बनने पर होती है, इसे कभी स्पेशली देखेंगे, बट अभी मैं जितना भी है वो बता देता हूँ। कितने साल रहे उनके साथ में ये लिखा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 यानी 17 साल रहे। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री, ये जय जवान जय किसान का नारा दिया था इन्होंने, और भारत पाकिस्तान का युद्ध इनके समय पे हुआ था। इनकी मृत्यु ताशगंज में हुई थी, ठीक है। उसके बाद में इंदिरा गांधी 16 साल रह चुकी हैं। ये अलग अलग टाइम पीरियड में रही हैं, 1966 से 1977 तक 11 साल रही। उसके बाद में 1980 से 1984 तक रही। 1984 में सिख दंगों के कारण इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है। इनके जो बॉडीगार्ड थे सिख, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है। मोरारजी देसाई जो थे वो कांग्रेस के ही नेता थे। 1935 में जब चुनाव हुए थे, जीओआई एक्ट, उस समय मुंबई के मुख्यमंत्री भी रहे थे, ठीक है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन इंदिरा गांधी से इनकी अनबन चलती रहती थी, तो उन्होंने एक जनता दल पार्टी अलग से बनाई आपातकाल के बाद में, और उस समय ये 1977 में सभी पार्टियों के मुखिया के रूप में, गठबंधन दल के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री बने। 1977 से 79 तक रहे थे। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह, जिनको बाहर से इंदिरा गांधी ने समर्थन दिया था, 1 साल रहने के बाद में फिर इनसे समर्थन वापस ले लिया। दोबारा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जीत गई। 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी रही। उसके बाद में राजीव गांधी 1984 से 1989 तक, ठीक है। उसके बाद में बीपी सिंह 1 साल रहे। पीवी नरसिंह राव, बहुत अच्छा शासनकाल रहा इनका 5 साल तक। पीवी नरसिंह राव बहुत पढ़े लिखे हुए प्रधानमंत्री थे, 13 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। भारत में उदारीकरण की शुरुआत इनके समय पे की गई थी। उसके बाद में एच.डी. देवेगौड़ा 1996-97 में 1 साल रहे। इंद्र कुमार गुजराल रहे और अटल बिहारी वाजपेयी रहे। उसके बाद में मनमोहन सिंह और अभी अपने नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो फैक्ट देख लीजिए, सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू का। आज़ादी के बाद में जवाहरलाल नेहरू को शपथ जो दिलाई थी 1947 में, वो उस समय के वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिलाई गई थी। 1951-52 में जब चुनाव हुए तो पहली बार निर्वाचित होने के बाद में जो शपथ दिलाई जाएगी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिलाई जाएगी। विश्व की प्रथम महिला जो पीएम है वो श्रीलंका की श्रीमती भंडार नायके रही हैं। और पीएम जो होता है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। राजीव गांधी के बारे में वैसे तो आगे बात करेंगे। राजीव गांधी के शासनकाल में जो मतदान की उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब बात करते हैं संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में। आर्टिकल नंबर 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया कौन होगा, पीएम। तो आर्टिकल नंबर 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पद से हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने में आपको राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। नॉर्मली मंत्रिपरिषद के 3 प्रकार हैं। एक होता है कोर, कैबिनेट मंत्री होता है, जिसमें टॉप नेता होते हैं, ठीक है।
कैबिनेट मिनिस्टर जो मुख्य नीति निर्माण का कार्य करते हैं, टॉप 15-20, जैसे कि गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ये मिला के। उसके बाद में होते हैं राज्य मंत्री, जो दूसरे स्तर के मंत्री, ये कैबिनेट के सहयोगी होते हैं लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते। जो मुख्य निर्णय होते हैं जो लिए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। वो 15-20 होते हैं टोटली। बाकी तो अभी टोटल मंत्रियों की संख्या जो करीब करीब 60-70 के आसपास है, लेकिन 15-20 ही मंत्रिमंडल माना जाता है, कैबिनेट मंत्री जिन्हें बोला जाता है, मुख्य नीति निर्माता जो होते हैं। उसके बाद में राज्य मंत्री बताया, दूसरे स्तर के होते हैं उप राज्य मंत्री, विभाग के भीतर के कार्य देखते रहते हैं। एक महान्यायवादी का पद आता है, थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी और आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। फैक्ट देख लीजिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 के अनुसार देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। तो आर्टिकल नंबर 76 में पूछा जा सकता है महान्यायवादी का बर्डन किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 76। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। और योग्यता क्या होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की जो योग्यता है वो क्या है, या तो 5 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है या 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका है। इसका कार्यकाल जो होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। नॉर्मली 5 साल होता है, जैसे ही सरकार इस्तीफा देती है ऑटोमेटिक ये हट जाता है। स्क्रीन पर देखते चलिए अपनी पर आर्टिकल नंबर 143 जो इंपॉर्टेंट मैं पहले बता चुका था, राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है किसी भी कानूनी मामले पर। तो वो कानूनी मामले पर सलाह मांगने के लिए राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि बन के जाएगा वो कौन जाएगा, महान्यायवादी। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकता है महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की एक खास बात कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। ओके, अब बात करते हैं राज्य स्तरीय प्रशासन की, स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी केंद्र का हो गया, वैसे तो सेम टू सेम कहानी चलने वाली है, नॉर्मली वही कहानी चलेगी, बस थोड़े बहुत नियम्स रूल्स बदल जाएंगे, आर्टिकल चेंज हो जाएंगे, बाकी कहानी वही चलने वाली है। देखो, राज्य की सरकार जो होगी उसमें 3 भाग होंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। स्क्रीन पर देखते चलिए, सब कुछ मैं वहां से समझाता चलता हूँ, लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है। व्यवस्थापिका जो होगी वो कार्यों का निर्माण करेगी। राज्य में नॉर्मली 2 प्रकार की व्यवस्थापिका होती है, या तो विधानमंडल होता है और एक दूसरा होता है विधान परिषद। अभी सिर्फ 7 राज्यों में विधान परिषद है, हमारे राजस्थान में कोई विधान परिषद नहीं है, तो हम विधानमंडल की बात करते हैं। विधानमंडल का मतलब हुआ राज्यपाल और विधानमंडल, ठीक है, दोनों मिलाकर के ही राज्य विधानमंडल बनता है, यानी फाइनल में जो दस्तखत होने वाले हैं वो राज्यपाल के होने वाले हैं। जैसा केंद्र में राष्ट्रपति था, केंद्र का मुखिया या देश का मुखिया वो राष्ट्रपति था, और उसी प्रकार राज्य में राज्य का मुखिया कौन हो जाएगा, संवैधानिक मुखिया कौन हो जाएगा, राज्यपाल। तो कार्यपालिका में जितने भी कार्य किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। दूसरा भाग देखिए कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी कार्यनीति का क्रियान्वयन। एक होता है स्थायी कार्यपालिका, एक होता है अस्थायी। स्थायी यानी प्रशासनिक, अस्थायी यानी राजनीतिक। देख लीजिए, स्थायी में शासन सचिवालय होता है, शासन सचिवालय के नीचे मुख्य सचिव होता है। शासन सचिवालय के इधर की साइड में देखें अगर राजनीतिक रूप में, तो मंत्रिपरिषद होता है और मुख्यमंत्री का सहायक के रूप में काम करता है मुख्य सचिव। उसके नीचे होते हैं मुख्य सचिव के नीचे सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव। ये प्रत्येक विभाग में होते हैं 4। ओके, यानी अलग अलग विभाग होते हैं ना, गृह विभाग, रक्षा तो हो ही नहीं सकता राज्य के लेवल पे, खान विभाग, सड़क विभाग, इस तरीके से होते हैं। मुख्यमंत्री के साथ में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको मिलाकर बनता है मंत्रिमंडल। उसके नीचे होते हैं राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। ओके, अब राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल, आर्टिकल नंबर 152 से 167 एक तरीके से राज्यपाल के लिए बताए गए हैं। आर्टिकल नंबर 153 कहता है राज्य में एक राज्यपाल होगा। योग्यता क्या है, 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। ओके, कोई पद नहीं होना चाहिए लाभ वाला। सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ओके, नॉर्मली जो राज्यपाल होता है वो गैर राजनीतिक लोग होते हैं। आईएएस आईपीएस अधिकारियों को राज्यपाल बनाया जाता है। कार्यालय, इसका कार्यालय राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है, यानी जब तक केंद्र सरकार चाहेगी तब तक ही वो राज्यपाल रहेगा। केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसके कहने पे काम कर रहा है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जब तक चाहेगा तब तक ही वो राज्यपाल रहेगा। नॉर्मली 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है।
प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना राज्यपाल रह सकता है। शपथ कौन दिलाएगा? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को कौन दिला रहा था? राष्ट्रपति को शपथ दिला रहा था सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को कौन दिला रहा है? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ओके। कार्य इसके जो है, राज्य सरकार के कार्य जो है राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। आर्टिकल नंबर 123 जो है वो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश होता है। आर्टिकल नंबर 213 जो होता है वो होता है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। ओके। लोकसभा राज्य लोक सेवा अध्यक्ष जो होंगे और उनके सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हटाने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया जो है आरपीएससी वगैरह उनके मेंबर्स और उनके जो चीफ है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि समस्त राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी राज्यपाल होता है। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं नियुक्तियां कौन कौन को देता है राज्यपाल। महाधिवक्ता, राज्य के लेवल पे एक महाधिवक्ता होता है, जैसे कि सेंटर के लेवल पे मैंने बताया था महान्यायवादी होता है, ऐसे राज्य के लेवल पे होता है महाअधिवक्ता। जिला एवं सत्र न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य आरपीएससी वगैरह जैसे भी है, आरपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा। ओके। एक इंपॉर्टेंट बात, राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को वो अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं राज्य के मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में। आर्टिकल नंबर 163 कहता है राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, जब तक उनके पास में बहुमत है तब तक वो रहने वाले हैं। राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत बोला जाता है। वैसे जब तक बहुमत रहेगा तब तक राज्यपाल हटा नहीं सकता, लेकिन जैसे ही बहुमत खत्म हुआ तो राज्यपाल उन्हें हटा सकता है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 165 राज्य का एक महाअधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल केंद्र के लिए, राज्य के लिए महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल एजी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। उसके लिए क्या बताई थी मैंने? अटॉर्नी जनरल के लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता। आर्टिकल नंबर 165 आप याद रख सकते हो। आर्टिकल नंबर 202 कहता है विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे बजट बोला जाता है, वो राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है राज्यपाल के निर्देश पर। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। ओके। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 333 राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकता है, अगर उसे लग रहा है कि विधान परिषद में या अगर उसे लग रहा है विधानमंडल में आंग्ल भारतीय की जरूरत है तो। ओके। एक बार दोबारा से देख लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो कर रहा है वो राष्ट्रपति कर रहा है आर्टिकल नंबर 155 के तहत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो कर रहा है राज्यपाल कर रहा है आर्टिकल नंबर 154 के तहत। भारत की प्रथम मुख्य महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू रही हैं, यूपी की बनी थी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो यूपी की सुचेता कृपलानी बनी थी। अब इस तरीके से मैंने पूरा कार्यपालिका के मुख्य पदों को कवर कर लिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल, केंद्र लेवल पे भी राज्य लेवल पे भी। अब मैं बात करता हूँ जुडिशरी सिस्टम। पूरा डिटेल में तो इसमें बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जुडिशरी सिस्टम के लिए एक केटी सीरीज में नॉलेज ऑफ ट्रुथ श्रृंखला में एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा कि भारत के जुडिशियल सिस्टम की इतनी खराब हालत क्यों है, पूरा सिस्टम क्या है, जिसे कम से कम 1-1.5 घंटे में समझा पाऊंगा। अभी मैं सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से कुछ बातें बता देता हूँ और इस लेक्चर को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। न्यायपालिका, हमारे भारत में न्यायपालिका जो है वो एकेरा सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो, वैसे तो ये बताया था कि मैंने जैसे कि व्यवस्था पे वाली बात बताई थी। अब केंद्र के लेवल पे कौन होता है? संसद होती है। राज्य के लेवल पे कौन बताया था? विधानमंडल होता है। उसके अलावा गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होता है। ये तीनों अपने आप में अलग अलग स्वतंत्र हैं, इनके कार्य अलग हैं, इनके कार्य अलग हैं, इनके कार्य अलग हैं। लेकिन जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो है वो एक तो स्वतंत्र है, इन सबसे अलग स्वतंत्र है, और इंटीग्रेटेड है, यानी केंद्र की न्यायपालिका राज्य की न्यायपालिका से अलग नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, लेकिन रूल्स जो हैं वो इन तीनों के लिए एक जैसे रहने वाले हैं हर जगह। बस इनके थोड़े बहुत काम अंतर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर देश के अंदर विवाद चल रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा। दो राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है, जैसे कावेरी नदी का जो जल है
वो विवाद चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, तो कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में। राज्य में अगर विवाद चल रहा है नॉर्मली एक ही राज्य के अंदर, तो वो कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट में। और लोअर लेवल पे तो होते हैं दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ये सब में कानूनी व्यवस्था पे बताऊंगा, जुडिशियल सिस्टम वाले लेक्चर में बताऊंगा। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, न्यायिक व्यवस्था इकहरी एवं एकीकृत है जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना जो हुई थी जीओआई एक्ट 1935 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 124 कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय में कुल 31 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 नॉर्मल न्यायाधीश हैं, तो कुल कितने हो गए? 31। महाअभियोग की प्रक्रिया से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, वो मैं उस लेक्चर में बताऊंगा। उच्च न्यायालय की संख्या आपको याद रखनी है, कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। उनके नीचे के लेवल पे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के कुछ क्षेत्राधिकार मैं आपको बता देता हूं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार बता रहा हूं। भारत संघ व दो राज्यों के बीच में विवाद हो रहा है तो उसमें कौन इंटरफेयर करेगा? सुप्रीम कोर्ट। दो राज्यों के बीच में विवाद में भी सुप्रीम कोर्ट। अपीलीय अधिकार होता है, सभी हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध भी अपीलीय अधिकार होता है, वो किसके पास में? अपनी सुप्रीम कोर्ट। यानी हाई कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया, आप उस निर्णय से सहमत नहीं है, तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। परामर्शदात्री जो अधिकार होता है आर्टिकल नंबर 163 के तहत। उसके अलावा पुनः विचार अधिकार होता है, पुराना रिव्यू करने का, आर्टिकल नंबर 137 के तहत। अभिलेख न्यायालय यानी आर्टिकल नंबर 129। ठीक है, संसद वर्सेज न्यायपालिका का एक डिबेट चलता रहता है हमेशा कि सुप्रीम कौन है। कभी कभी न्यायपालिका संसद के कानूनों को अवैध ठहरा देती है और संसद नाराज हो जाता है। ये बहुत भयंकर डिबेट चलता रहता है और ये आईएएस मेंस या आरएस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, संसद वर्सेज न्यायपालिका। तो इस वाले टॉपिक को भी मैं न्यायपालिका जब भी पढ़ाऊंगा उसमें कवर कर लूंगा। अब मैंने आपको नीचे की साइड में जो पीडीएफ लिंक दी गई है उसमें मैंने आपको 3 पेज में 4 पेजों में प्रमुख प्रमुख अनुच्छेद बताए हुए हैं। प्रमुख प्रमुख अनुच्छेद कौन से हैं वो बताए हुए हैं और वो आपको खुद से पढ़ लेना है। बाकी मैं इसमें डिटेल में बता ही चुका हूं, अभी आपको देख लेना है। ज्यादातर चीजों को मैं रिवाइज करा चुका हूं 2-2 3-3 बार। इनके अलावा आप इंपॉर्टेंट बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं उनको याद करने की कोशिश मत करना। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस पूरे लेक्चर में बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है। यानी हमने आज इस पॉलिटी क्रैश कोर्स पार्ट 3 में राज्य कार्यपालिका, केंद्र कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को कवर किया है और अंत में जाते जाते पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद में से करीब 40-50 प्रमुख अनुच्छेद हैं, उनको भी नीचे मैंने पीडीएफ में दे दिया है। ठीक है, आप उन्हें देख लेना और वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने कवर किया इसमें संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर को कवर किया। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 63, प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल नंबर 74। मैंने बताया था कि कौन सा पद दिलाता है, कौन सी निर्वाचन मंडल होगा, क्या इनके वेतन होंगे, कितनी इसकी इनकी उम्र होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई। उसके अलावा राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बात की और जुडिशियल सिस्टम की बात की। प्रमुख अनुच्छेद आपको नीचे दोनों पीडीएफ में मिल जाएंगे। एक तो मैंने ये जो पॉलिटी क्रैश कोर्स पार्ट 3 है इसमें भी उन अनुच्छेदों को डाला है और लास्ट में दूसरी जो पीडीएफ है उसमें सारे के सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन पे टिक का निशान लगाया हुआ है। ठीक है, तो आज पॉलिटी क्रैश कोर्स पार्ट 3 खत्म हुआ। पार्ट 4 में हम व्यवस्थापिका देखेंगे, लेजिस्लेचर यानी राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के लेवल पे विधानसभा, विधान परिषद और लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत वगैरह, ये सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके साथ में जिला प्रशासन भी देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में, और लेक्चर नंबर 5 में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। तो इस तरीके से मेरा पॉलिटी का जो क्रैश कोर्स है वो आप क्रैश कोर्स ना मान करके पूर्ण कोर्स भी मान सकते हो। मैंने किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है और अगर आप इसे डिटेल में समझ लेते हो तो किसी भी एग्जाम में आप पूर्ण सवाल सॉल्व कर सकते हो। इवन आप मेंस में भी आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो मैं उम्मीद